कंप्यूटर सिस्टम और ओवरव्यू क्लास 11th का चैप्टर है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। कोई ऐसा पहले चैप्टर में नहीं है कि प्रोग्रामिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। सिर्फ हमारा कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम का हम लोग पूरा ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू का मतलब है कि वाकई में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे पीसी है, चाहे हमारे बात करें तो कोई लैपटॉप है, तो कैसे वर्क करता है ना। वर्क मतलब कि पूरा हम लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसका ओवरव्यू लेंगे कि वाकई में ऐसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे वहाँ से डाटा फैच करता है, कैसे वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है। और तब हम लोग उसमें ये भी जानेंगे कि हमारी मेमोरीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या एक ही टाइप की मेमोरी होती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा चीज़ें जानने की है, क्योंकि इसी की वजह से, इसी के कारण हम लोग क्या होता है कि हमारा बेस जो होगा ना, इसी पे निर्भर रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो मन की बात यहाँ नहीं करने आए हम लोग, बात करने नहीं, पढ़ने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए हमारा टॉपिक, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि वाकई में हमारा कंप्यूटर में कैसे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें कैसे प्लेस होती हैं, और वहाँ पे डाटा का फ्लो कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे हमारा इनपुट यूनिट के बारे में देखेंगे। ऐसे तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, बट इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा होगा कि हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसमें कैसे कैसे कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर फाइनली हम लोग मेमोरी के पास आएंगे, मेमोरी के बारे में देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, फिर कैशे मेमोरी की बात करेंगे, फिर हम लोग स्टोरेज यूनिट की बात करेंगे, फिर हम लोग सिस्टम बस की बात करेंगे, और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, की सॉफ्टवेयर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे तो जो हमारा कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है, इनपुट्स लेता है, फिर उसके बाद इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है। और कैसे प्रोसेस करता है, कोई भी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक कोई भी काम नहीं कर सकता, अपने आप वो कोई काम नहीं कर सकता है, उसको चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो जो यूज़र होता है, चाहे मैं हूँ या फिर आप लोग हैं, कोई भी उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हम लोग वहाँ पे जो भी कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, असल में आप नहीं जानते होंगे वो इंस्ट्रक्शन ही होता है। तो जो हम लोग कुछ यहाँ पे कंप्यूटर परफॉर्म करने के लिए कुछ 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, क्या आप मतलब कि जो होते हैं, सबसे पहले इनपुट होता है। इनपुट कोई भी चीज़ लेता है, क्या लेता है इनपुट में, तो डाटा लेता है, फिर उससे प्रोसेसिंग करता है, फिर हमारा आउटपुट देता है। और अगर चाहते हैं हम लोग डाटा की, जो हम लोग डाटा प्रोसेस किए हैं उसको स्टोर करना चाहते हैं, जो आउटपुट आया है उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज का यूज़ करते हैं, जिसमें मेमोरी आता है। और उसमें हम तमाम मेमोरीज के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। फिर आता है हम लोग एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग जब भी टाइप करते हैं प्रोग्राम पाइथन में, तो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या कर सकता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली चीज़ें देखते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, और तमाम चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो। फिर उसके बाद वो जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट होता है, हमारे स्क्रीन पे क्या करता है, शो करता है। अगर आउटपुट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए उस आउटपुट को, तो हम लोग देखेंगे आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कैसे स्टोर किया जाता है। ऐसे तो 11th क्लास में वो चीज़ें नहीं है, 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को अपने अंदर मतलब सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो द कंप्यूटर सिस्टम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि दोनों एक साथ परफॉर्म होते हैं, मिल के काम करते हैं, ताकि कोई भी टास्क या फिर गोल को वो अचीव कर पाए। ठीक है। और कैसे, अपने आप नहीं, किसके हेल्प से करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन जो यूज़र देता है, वो कोई भी हो सकता है, पहले भी बोला हूँ, तो यूज़र देता है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। फिर आता हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखा जाए तो कैसे होता है। ये तुम्हारा, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमारा बहुत ईजी एग्जांपल लूँगा जो रियल लाइफ में है। कोई भी घर होता है तो उसमें आप लोग जानते हैं कि उसमें कंपल्सरी कुछ चीज़ें होती हैं। किचन सबके घर में होता है,
अगर देखा जाए बाथरूम सबके घर में, रूम रूम डिपेंड करता है 1, 2, 3, लेकिन हाँ, ये चीज़ें कंपल्सरी होती हैं कि होगा ही, किसी के घर है, किसी का घर बन रहा है तो उसमें ये चीज़ें होती ही हैं। बट तो ऐसे ही सेम यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे दिया गया है और ये कंपल्सरी होता है। इसके बिना कोई तो काम हो ही नहीं पाएगा, मतलब कोई भी इसमें अगर एक चीज़ ना रहे तो फिर चीज़ें नहीं चल पाएँगी। सबसे पहले इनपुट, अब इनपुट लेना पड़ता है तो इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू लेते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए मेमोरी या फिर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है उसको। फिर वो हमारा जो भी है सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू में हमारे होते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होता है। अरिथमेटिक यूनिट जो होता है प्लस माइनस डिवाइड, आगे चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लॉजिकल यूनिट होता है कि उसमें लॉजिक बताता है, जो कि हम उसमें देख सकते हैं ट्रू या फॉल्स उसमें आंसर आता है। और ये सब किसके हेल्प से होता है? तो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है जो इसमें हेल्प करता है, उनको सिग्नल्स जनरेट करता है। क्या क्या सिग्नल्स होते हैं वो भी आगे डिस्कशन करना है हम लोगों को। तो सिग्नल जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे परफॉर्म होती है कि क्या करना है उसको हमारे सीपीयू को। और फाइनली जब हमारा सारा चीज़ परफॉर्म हो जाता है तो इसको हम लोग स्टोर मेमोरी में जाता है, और नहीं तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पे चाहे जहाँ पे हम लोग हो सकता है उसको शो करवा सकते हैं। ऐसे तो हम लोग जो पाइथन में जो भी कोड लिखेंगे वो असल में हम लोग कहाँ शो करेंगे उसको, तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही शो करेंगे, ठीक है। तो वही हमारा आउटपुट रहेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज दिखा रहा हूँ। ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अ, यहाँ पे दिया है डिस्क मेमोरी दिया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे सिस्टम मदरबोर्ड है, यहीं पे हमारा क्या होता है हाई स्पीड मेमोरी है जिसको हम लोग कैशे मेमोरी कहते हैं। और उससे भी बहुत तेज़ जो वो काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, हमारा रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा सीपीयू, सीपीयू के पास ही हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे सीपीयू का भी इमेज है, आप देख सकते हैं। इसी के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है जो और भी काफ़ी फास्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। और ये भी नहीं कि कॉस्टली है, फास्ट है तो ज़्यादा चीज़ें स्टोर करता है, ज़्यादा बाइट्स बीट्स को स्टोर करता नहीं, नहीं, ज़्यादा बाइट्स और बीट्स को नहीं स्टोर करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्यों इसको फास्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्यों इसको रखा गया है, तो इसके पीछे का भी रीज़न हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी चीज़ें मतलब आपको बस ओवरव्यू देखते जाइए कि ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे रजिस्टर कैसे दिखता है, तो रजिस्टर ऐसा दिखता है। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे देखते हैं कि हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि जो हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्क्राइब करता है जो कंप्यूटर कैसे अरेंज हुआ है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब है कि कैसे इनपुट आता है, कैसे इनपुट जाता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ से इनपुट आता है। इनपुट आता है जब भी तो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, फिर वहाँ से अंदर जाएगा, फिर हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। अगर वहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ से आउटपुट को शो नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको स्टोर करके, अब यहाँ से हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग आउटपुट डिवाइस में उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था यहाँ पे चीज़ें, वो तो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटरेक्शन होता है उसमें, है ना, कैसे डाटा का फ्लो होता है। मेन चीज़ यही होता है कि वहाँ पे डाटा का फ्लो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि जो भी वर्किंग कंपोनेंट्स हैं, जो हार्डवेयर है, वो कैसे अरेंज किया जाए। इसमें कुछ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ 5 मेजर यूनिट्स होते हैं। जो यूनिट की बात करते हैं हम लोग, इनपुट यूनिट होता है हमारा, मेमोरी यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और हमारा पांचवा क्या होता है, हमारा आउटपुट यूनिट होता है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहले क्या है, हमारा इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारा डाटा को नॉर्मली है, जो डेटा होता है उसको इंटर करवाता है हमारा। और ये डेटा जो होता है वो हमारा नॉर्मली क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई टास्क क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। फंक्शंस क्या होते हैं इनपुट यूनिट के, तो फंक्शंस होते हैं इसमें, ये एक्सेप्ट करते हैं डाटा को, है ना, डेटा को एक्सेप्ट करता है, या फिर इंस्ट्रक्शन को हो सकता है जो यूजर से लेता है, फिर इसको क्या कन्वर्ट करता है, मशीन
रीडेबल फॉर्म में, मतलब बाइनरी। आप एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाइनरी फॉर्म बताया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर होता है आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी नहीं जानते जो, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो कभी भी ना जो हमारा ये अल्फ़ाबेट है इसको नहीं समझ पाता है, चाहे न्यूमेरिकल लेटर्स लिखे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें जो लिखे रहते हैं जो हम लोग पढ़ पाते हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। वो सिर्फ़ बाइनरी 0 और 1 उन्हीं को समझ पाता है। 0 1 उसे बाइनरी मतलब कि ऑन ऑफ, कैसे जैसे स्विच होता है, लाइट घर के जलाना है तो ऑन ऑफ, तो वैसे ही उसमें भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बस यही चीज़ें समझता है। उसके अकॉर्डिंग मतलब 0 1 पे ही वो चीज़ें समझ पाता है, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, सिर्फ वो वैसे समझ पाता है 0 1 पे। मतलब 0 1 ऐसे उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं बाइनरी फॉर्म के लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। वो भी है, इसमें सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया हूँ, देखा जाएगा उसमें कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो जो अभी आप जान जाइए कि जो हमारा बाइनरी फॉर्म होता है, जब जो बाइनरी लैंग्वेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है थर्ड, इसमें स्टेप में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है कि जो सेंड होता है, कन्वर्टेड डाटा जाता है ये मेमोरी यूनिट पे, और मेमोरी यूनिट में इसलिए जाता है कि ताकि मेमोरी जो है वो हमारा क्या कर दे, सीपीयू को दे, ताकि वो क्या हो जाए, उसे प्रोसेस कर दे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, और हमारा क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए कि अगर हम लोग पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रिंट, ये सेम सिंटेक्स जो यहाँ लिखा गया है ना, आपको सिंटेक्स दिख रहा है, सेम यही सेम सिंटेक्स आप लिख देंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 + 10 = 15 हमारा आउटपुट शो कर देगा। तो अब यही बता रहा है कि जो कीबोर्ड होता है वो इस इंस्ट्रक्शन को देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है कि जैसे हम लोग डेटा देते हैं 10 दे दिए, ठीक है, फिर उसको बताया कि और 5 दे दिए, बोले कि इन दोनों क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो फिर जो जाता है उसको आगे 10 गया, फिर 5 गया, और दोनों को उस वो पूछता है जो हमारा सीपीयू होता है कि करना क्या है 10 और 5 को, क्योंकि जो ये जो डेटा है तो इसका मीनिंग उसको समझ में आता है, तो फिर हम उसको बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको ऐड करना है, देन फिर वो क्या करता है, उसको ऐड करता है, और फिर वो आउटपुट हमें क्या करता है, शो कर देता है। तो नॉर्मली हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी वो चीज़ें क्या होता है, समझ पाते हैं। तो यही है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखे थे, मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। तो मेमोरी यूनिट जो होता है कि ये क्या होता है, किसी चीज़ को स्टोर करने में, लिखा है मेमोरी यूनिट स्टोर्स। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, किसी चीज़ को स्टोर करता है। क्या चीज़ होता है, किस चीज़ को स्टोर करता है, तो हमारा देखा जाए तो पहला होता है हमारा डेटा को स्टोर कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है, इमीडिएट रिजल्ट है, मान लीजिए हम लोग उसमें बोर्ड मास का क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे बोर्ड मास दे दिए, कर रहा है, तो एक के बाद एक आउटपुट आते जाता है, और फिर उसको सम करते हुए लास्ट में क्या करता है, हमारा पूरा आउटपुट शो करता है। तो कुछ समय जो इंटरमीडिएट जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसको स्टोर करके रखता है ना, और फिर लास्ट में क्या करता है, वो शो करवा देता है, कहाँ शो करता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस में शो कर देता है। फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, इट एक्ट एज अ वर्किंग स्टोरेज एरिया फॉर द कंप्यूटर। ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर के लिए एक स्टोरेज एरिया की तरह काम करता है। फंक्शंस क्या होते हैं मेमोरी यूनिट के, तो क्या फंक्शंस होते हैं, इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्टोर करना, इनपुट डाटा को स्टोर करता है ये। फिर क्या होता है, स्टोर करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। फिर क्या होता है कि स्टोर इमीडिएट प्रोसेसिंग रिजल्ट, ये सेम ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है ये। और स्टोर फाइनल आउटपुट बिफोर सेंडिंग इट टू द आउटपुट डिवाइस, या फिर ये भी होता है कि जो आउटपुट रिजल्ट होता है उसको आउटपुट डिवाइस के पास शो करने से पहले वो अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है, देन उसको क्या करता है, वो शो करता है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। तो पहला है हमारा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी कहते हैं। ये इससे कहा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली असेंबल बाय सीपीयू, डायरेक्टली सीपीयू के पास असेंबल होता है। अब इसमें होता है कि इसमें सबसे पहला आते हैं, टाइप्स की बात करें तो हमारा आता है रैम, जो जानते हैं सबको, इसका फुल फॉर्म जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये भी जानते हैं कि क्या होता है, टेम्पररी डाटा स्टोर करता है। जब पावर ऑफ हो जाता है हमारा, जो क्या होता है हमारा, जब हमारा पावर ऑफ हो जाता है हमारे सिस्टम का, तो अपने आप क्या होता है, डाटा लूज लूज हो जाता है। फिर क्या होता है, ये हमारा, इसको यूज़ करते हैं हम लोग
प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है व्हेन यू ओपन सिस्टम इट्स लोड इनटू रैम। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं तो हमारा कहाँ है, वो जाके लोड होता है, हमारा रैम के अंदर लोड होता है। फिर आता है रोम। रीड ओनली मेमोरी जो होता है हमारा, ये परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट कहा है तो ये जो हमारा डेटा जो स्टोर करता है वो लंबे समय तक के लिए करता है। जब तक हम लोग ना चाहें, जब तक यूज़र ना चाहे तो उसको वो खुद अपने आप डिलीट नहीं करेगा। जब यूज़र चाहेगा तभी वो क्या होगा, वहाँ से डेटा जो होगा डिलीट होगा, ऑटोमेटिकली वो डिलीट नहीं होगा। बट यहाँ पे रैम की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही पावर ऑफ हुआ, डेटा हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये कब यूज़ होता है, सिस्टम बूटिंग में यूज़ किया जाता है इसको। अभी बायोस प्रोग्राम जो होते हैं, अभी ये भी थोड़ा सा डिस्कशन की बात है कि जब भी हमारा, अब बताइए कि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं लैपटॉप का, कंप्यूटर का जो हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो काम कैसे होता है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम के अंदर लिखे होते हैं। फिर क्या होता है कि वो वहाँ से उठ के आता है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस आता है, फिर बताता है कि क्या करना है। फिर वो जाता है हमारे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको क्या करता है, वो लोड करता है। देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आगे बात हम लोग करेंगे, वाई इज़ रैम इम्पॉर्टेंट। रैम क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो कह रहा है कि रैम इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ताकि हम लोग कोई भी प्रोग्राम को क्या कर सकें, रन कर सकें। फिर यहाँ पे कह रहा है द प्रोग्राम इज़ लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू रैम। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो जो हार्ड डिस्क में जो परमानेंटली स्टोर होता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है, उठ के आता है हमारे रैम में, और रैम से फिर कहाँ जाता है, वो सीपीयू में, फिर उससे प्रोसेस होता है, और फिर हमारा चीज़ें क्या होती हैं, रन होता है। ठीक है। विदाउट रैम द कंप्यूटर कैन नॉट रन प्रोग्राम्स। विदाउट रैम मतलब बिना रैम के प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। अब कैसे क्या चीज़ें थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो कहा जाए कि अगर हमारे पास सिस्टम है, हमारा सीपीयू एक है, सीपीयू मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें। अगर मान के चलिए देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये मान के चलिए सीपीयू है, यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क है, यहाँ पे इसके बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करता है, हमारा रैम काम करता है। ये इसको डेटा देता है। फिर क्या होता है कि ये डेटा को फिर किसको देता है, हमारे सीपीयू को देता है। अब क्यों देता है, मतलब ये डायरेक्ट क्यों नहीं इसको दे देता है सीपीयू को डेटा, ये बीच में क्यों रैम को लाया जाता है, इसलिए ताकि रैम बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। और जो हमारा कहा जाए तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो रैम के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। अब तो फिर क्या मतलब हुआ, मतलब डायरेक्ट हम इसको कनेक्ट कर देना चाहिए सीपीयू से, हमें फास्ट और स्लो से क्या लेना देना। तो एक और बात यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि जो हमारा सीपीयू होता है ना, ये काफ़ी फास्ट होता है। तो ये अगर हम लोग ऐसे कहा जाए तो अगर डेटा अगर स्लो स्लो यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा ना कि ये हमारा बहुत लंबे समय तक सीपीयू क्या होगा, ऐसे बैठा रहेगा, तो कहा जाएगा तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, लैपटॉप चाहे कंप्यूटर क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए ये हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज रहे, हमारे हमेशा इंक्रीज रहे, इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, रैम का यूज़ करते हैं, यही बात है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कि थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स रैम की देखते हैं। तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ करता है, हाई स्पीड होता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के थ्रू, और डाटा इरेज हो जाता है जब भी पावर ऑफ होता है। तो टाइप्स ऑफ रैम की बात करते हैं तो रैम मेनली दो टाइप के होते हैं। फिर आता है हमारा एस रैम, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो होता है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है। उसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें हमारा सर्किट में क्या होता है, ये जो भी होता है डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये हमारा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो अगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे बनाते हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें ज़रूर आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे इसमें 1 बिट डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और बहुत फास्ट होता है ये। ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं तो बहुत तेज फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है,
नॉट रिक्वायर्ड टू रिफ्रेशिंग, जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़ इन कैशे मेमोरी, जो कैशे मेमोरी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस रैम का यूज़ करते हैं। आप हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में, अब जो भी आगे आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे, बाकायदे हम लोग लगाए हैं वहाँ पिरामिड लगाए हैं, उसमें दिखाया भी गया है कि जो कैशे मेमोरी होता है वो एस रैम यूज़ करता है। फिर आता है हमारा डी रैम, जिसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैम होता है। ये रैम होता है जो डाटा को कैपेसिटर्स में स्टोर करता है। तो आपको डिफरेंस आता है, तो यहाँ बताइए फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करता है, ये तुम्हारा हमारा क्या होता है, कैपेसिटर्स में स्टोर करता है। ठीक है, ये स्लोअर होता है एस रैम के एक मतलब कंपेरिजन में चीपर होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे ना कि जो चीज़ फास्ट है उसका प्राइस ज़्यादा है, और जो चीज़ यहाँ पे स्लो है उसका प्राइस क्या है, कम है। इसलिए जो फास्ट है उसका प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है, हम जो चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, पीसी हो, कभी भी लैग ना करे। तो लैग कब नहीं करेगा, जब सारी चीज़ें उसमें क्या रहेंगी, फास्टली वर्क करेंगी, तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज रहेगा, और तब चीज़ें क्या होंगी, सही से वर्क करेंगी, चलेंगी। इसीलिए कहता है कि जो चीज़ें फास्ट हैं, आप ध्यान से देखिए, वो कम बिट स्टोर क्यों ना करे, कम बिट डाटा क्यों ना स्टोर करे। अगर वो फास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंसिव ही होगा। और ये बात यहाँ नहीं, आप आगे देखते जाएंगे, आगे स्लाइड्स में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीपर है। रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रेशिंग, कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है। यूज्ड एज अ मेन सिस्टम मेमोरी के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि 8 GB 16 GB जो रैम होता है वो क्या होता है, हमारा डी रैम होता है, जो हमारे सिस्टम्स में होता है, अभी जो हमारे सिस्टम में है, तो वो बात कर रहा है इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ, जैसे अभी मेरे लैपटॉप की बात करते हो 16 GB, चाहे 32 एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, 16 GB ऐसे है इसके अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं तो हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी देखें हम लोग, तो टाइप्स ऑफ रोम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोरी में ही चल रहा है हमारा, तो वहाँ हम लोग देखे थे रैम के बारे में देखे थे, यहाँ पे हम लोग रोम के बारे में देखेंगे कि रोम क्या में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है तो वहाँ हमारा है क्या है, ये पी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम होता है। इसका मतलब क्या कहता है कि जो पी रोम होता है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं एक बार। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वन राइट, डाटा कैन नॉट बी चेंज, अगर जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा। यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कहाँ सिर्फ यूज़ किया जाता है, जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उसी में सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पी रोम को यूज़ करते हैं। एक बार लिख दिया गया तो दूसरी बार उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम। तो यहाँ पे जो होता है, ई रैम जो होता है वो इरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो डाटा को रिमूवेबल होता है, रीयूजेबल होता है, यूज इन ओल्डर सिस्टम्स, जो पुराने समय के जो सिस्टम्स थे उसमें इसको यूज किया जाता था। फिर आता है ई ई पी रोम, इलास्टिकली इरेजेबल रोम। ये क्या होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली, सॉरी माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिकली लिखा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम है हमारा। ये कहा जाए तो हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, मतलब कि कहा जाए तो इलेक्ट्रिकली वहाँ पे जो थ्रू द हेल्प, अब इलेक्ट्रिसिटी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी दे के नहीं, मतलब कि हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी दे के हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। इसमें हमें नहीं जानना, सिर्फ हमें जानना है कि होता क्या है। ठीक है, कैसे इरेज करना वो हमें नहीं जानना, बस जानना है कि क्या क्या काम करता है वो चीज़ें हैं। ये ईपी रोम से फास्ट होता है। ये आज के समय जो भी मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। जो बायोस मेमोरी है, और जो हम लोग कहा जाए माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, उसमें इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो अभी तक हम जो भी डिस्कशंस कर रहे थे वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में था, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो परमानेंटली डाटा स्टोर करता है। हाँ, जैसे हमारा हो गया हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, मेमोरी हो गया, जो हम लोग यूज़ करते थे बहुत पहले। अगर देखा जाए तो 10 साल पहले जाइए तो मेमोरी ही यूज़ कर होता था, 1 GB 2 GB, कहा जाए तो 4 GB, 16 GB 32 GB ऐसे यूज़ करते थे हम लोग। ठीक है, तो प्रोग्राम, योर पाइथन प्रोग्राम आर स्टोर्स इन हार्ड डिस्क, जो हमारा पाइथन प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, अगर स्टोर करना चाहते हैं तब, अगर स्टोर ना करना चाहें तो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट हम लोग बढ़ा जाए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की बात कर रहे हैं हम लोग।
अब हम लोग 2 चीज़ें बात कर चुके हैं। पहला हमारा था इनपुट यूनिट की बात कर चुके थे हम लोग। दूसरा था हमारा मेमोरी के बारे में बात करें। मेमोरी हम लोग 2 बार 2 टाइप की मेमोरी के बारे में पढ़ा हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा है। अब साथ में हम बात करें तीसरी जो टॉपिक है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये परफॉर्म करता है हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, लॉजिकल डिसीजंस ले सकता है और कंट्रोल कर सकता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो होते हैं 3 इसमें कहा जाए तो भाग होते हैं। पहला डिवीजन जो होता है वो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से कहते हैं एएलयू। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, जिसे हम लोग सीयू कहते हैं। और लास्ट में जो थर्ड होता है हमारा क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। फिर अब बात करते हैं एक-एक जितने भी तीनों कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया जाए। तो पहला जो आता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब एएलयू परफॉर्म जो करता है, अब एएलयू क्या परफॉर्म करता है, तो एएलयू जो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक में कहा जाए तो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, जैसे हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, है ना, और सब्ट्रैक्ट, ये सब चीजें यहाँ पे करता है। और यहाँ पे लिखा है, एक और ध्यान से देखेंगे तो लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। तो अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो डिवीजन हो गया, और इसमें एक ही एग्जांपल डाला हूँ मैं कि प्लस भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और भी चीजें देखा जाएगा, ठीक है। आगे लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, मतलब दो वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ऐसी चीजें होती है, या फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे बात सही है भाई, 10 है, बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया। फिर हमारा थर्ड इसमें आता है कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जानिए आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये मैनेज करता है जितने भी उसमें ऑपरेशंस होते हैं, उसको मैनेज करने का काम क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। कैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम में कैसे मैनेज करता है, तो ये देखा है, तो ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है, सीपीयू के अंदर एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। जो भी डाटा का डेटा होता है उसको आना, पहुँचाना, इधर-उधर जैसे भी चीज़ें होती हैं, मतलब कहा जाए तो नॉर्मल भाषा में कहा जाए, इधर-उधर करने में, चाहे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए उसको, कहाँ उसको भेजना है, मतलब कहा जाए तो एक इंस्ट्रक्टर की तरह क्या करता है, ये वर्क करता है, हमारे कंट्रोल यूनिट होता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो मेमोरी से क्या होता है, लेकर आता है। देखिए हम क्या कर रहा है, लेकर आया। फिर देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला तो बोला जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेमोरी से लेकर आता है। दूसरा काम क्या कह रहा है कि इससे डिकोड करता है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग्स में हो सकता है, मतलब ऐसे कहा जाए तो भी सब चीज़ें हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, ये चीज़ें अभी ना हम लोग डिस्कशन करें क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। सिर्फ अभी बात किया जाए कि वो कैसे हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, थर्ड हम लोग बात करते हैं, उसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं वहाँ पे। थर्ड अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, उसको कंट्रोल करता है। अब कैसे इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होता है, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, लॉजिकल ऑपरेशंस आप देखें, वो सब ऐसे चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। फोर्थ बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट डाटा फ्लो, ये डाटा फ्लो को डायरेक्ट करता है कि किस कंपोनेंट से कहाँ डाटा जाएगा, कहाँ से कहाँ डाटा जाएगा, डेटा जाएगा। यहाँ पे चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, अभी आगे चीज़ें आ रहा है, जब हम लोग सिस्टम बस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। वहाँ सिस्टम बस जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, कैसे डायरेक्ट करता है। फिर आता है हमारा पाँचवा जो हमारा टॉप पॉइंट है, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ तक कि देखिए आप लोग, जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी कंट्रोल करता है वो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग इनपुट दिए, तो लेना है नहीं लेना है वो बताएगा, आउटपुट देना है नहीं देना है वो बताएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है कंट्रोल यूनिट। इफ प्रोग्राम, तीन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रोग्राम के अंदर, अगर ए वैल्यू हमने डाला है उसमें 10 है, बी में वैल्यू डाला हमने 20, तो इस सी में दोनों का एडिशन हम लोग क्या हो जा रहा है,
करके सी में क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। द कंट्रोल यूनिट डिसाइड द ऑर्डर इन विच दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट। वो ऑर्डर बताता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कौन मतलब पहले होगा, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे होता है, वो बताता है कि जैसे पहले नंबर पे ए में 10 का वैल्यू चला गया, बी में 20 चला गया, और सी में हमारा ए प्लस बी दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सी में स्टोर हो गया। तो ऑर्डर बता रहा है कि पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, और तीसरे नंबर पे कौन होगा। अभी तो छोटे प्रोग्राम्स हैं, अब इससे बड़े बड़े प्रोग्राम्स बहुत आगे आने वाले हैं, तो उसमें देखा जाएगा। अभी तो हमारा कहा जाए तो फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं, हम लोग यही बात कर रहा था, इसी की डिस्कशन कर रहा था बहुत पहले, आपने सुना होगा कि मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो जीरो लेवल पे आता है वो हमारा होता है सीपीयू रजिस्टर। ये काफ़ी फास्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज इन कॉस्ट बीट इनका कहा जाए तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जा रहा है। हर बीट के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होते जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें एक चीज़ लिखना ये भूल गया कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे चीज़ें जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर होता है उसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो जो रजिस्टर होता है उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको बहुत मतलब बहुत ही तेज क्या कर सकता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत फास्ट, मतलब बहुत कम टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आता है लेवल 1 पे आता है, यहाँ पे आता है कैशेज़ मेमोरी, थोड़ा-सा स्लो होता है और थोड़ा कम कॉस्टली होता है। फिर ऐसे नीचे बढ़ते जाएँगे आप लोग, तो कॉस्ट कम होते जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरेज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं मेन मेमोरी की बात करते हैं। मेन मेमोरी हम लोग डीरैम, अब यहाँ पे पढ़े एसरैम के बारे में पढ़े, डीरैम के भी बारे में पढ़े, तो आप जानते हैं एसरैम क्या होता है, डीरैम क्या होता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे पहुँचे हैं, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में करते हैं कि जो डिस्क में डेटा को स्टोर करता है। फिर आता है हमारा फोर्थ, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें आगे हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और पांचवा जो होता है हमारा मैग्नेटिक टेप होता है। तो ये ऐसे होता है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इसका कॉस्ट कम होते जा रहा है। लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी भी कहा जाए तो कम होते जा रहा है। मतलब कि अगर इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है, अगर वो चाहता है सीपीयू उसको एक्सेस करना, काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको एक्सेस करने के लिए, और उतने समय तक जो हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। अगर ऐसे चुपचाप सीपीयू बैठा है तो क्या फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा बताइए। इसीलिए चाहिए कि हम लोग जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर जो होता है सबसे फास्ट होता है, बिट स्टोर करता है, बट ये रहता है हमारे सीपीयू के पास कि तुरंत अपने अंदर डेटा को कुछ स्टोर रखे और जैसे ही वर्क करे सीपीयू उसको तुरंत तुरंत डेटा क्या हो जाए, प्रोवाइड करे। फिर आता है कैशे, वो जस्ट इसके बाद ही रहता है, कैशे मेमोरी होता है। ये भी होता है डेटा को स्टोर करता है। ये डेटा रजिस्टर को देता है, रजिस्टर हमारे किसको देता है, सीपीयू को देता है। मेन मेमोरी से डेटा किस में जाता है, कैशे मेमोरी में जाता है और फिर वैसे चीज़ें स्टोर होता है। बहुत इसमें देखा जाए तो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उस पर डिस्कशन ना किया जाए, थोड़ा कम ही डिस्कशन किया जाए। तो इस पे देखा जाए तो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है, ठीक है, इतना चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं, जो हम यहाँ पे जो उठाया गया, ये जो इमेज है कहा जाए तो जेमिनी का है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। क्योंकि जब मैं डेटा जब हम लोग वहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे, मैं कर रहा था गूगल से, तो जब रजिस्टर मैंने खोजा कि रजिस्टर का इमेज मैं देखूं, तो जो 10th क्लास में आप लोग रजिस्टर पढ़े होंगे शायद से, आप लोग को याद होगा 10th क्लास में जो रजिस्टर्स होते हैं कैसे होते हैं, वो देखा जाए तो रजिस्टर था ऐसे 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 ऐसे, उसका इमेज वो दे रहा था। बट ये रजिस्टर डिफरेंट है और जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो तो रजिस्टर दूसरा है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैं कहा कि ज़्यादा मेहनत ना किया जाए, फर्स्ट लेक्चर है, उतना चीज़ें हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें स्टार्ट किए जाए, क्योंकि अभी सही रहेगा स्टार्ट करने पे, है ना। और थोड़ा सा जो भी डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और भी अच्छा जो है चीज़ें अगर सही रही तो हम लोग और भी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं अभी, ये आप जो भी पीडीएफ है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहला यहाँ प्राइमरी देख लीजिए, यहाँ पर रैम है, ये टेम्पररी होता है, वोलेटाइल होता है और हाई स्पीड होता है इसका। फिर आता है हमारा रोम, देख लीजिए यहाँ पे परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, बूट ऑफ ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक होता है, हाई कैपेसिटी होता है, मतलब कैपेसिटी कहा जाता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिस्क दिखाया जा रहा है। इसी डिस्क पे क्या होता है, जो भी हमारा वो होता है, डेटा होता है, स्टोर होता है। एंड देखिए नंबर्स ऑफ डिस्क होंगे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ डिस्क होते हैं, उस पर डेटा स्टोर होता है। इसीलिए ज़्यादा क्या होता है, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या करता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉलिड ड्राइव आता है। तो यहाँ पे आजकल एसएसडी हम लोग देखते हैं, कोई भी लैपटॉप लेने जाता है एसएसडी चाहिए। तो ये क्यों होता है, ये फास्ट होता है, इसकी कंपेरिजन फास्ट होता है। फ्लैश मेमोरी होता है, फास्ट परफॉर्मेंस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क बहुत पहले ज़माने में देखेंगे तो सीडी का यूज़ किया जाता है, डीवीडी का यूज़ किया जाता था। शादी का जो कैसेट बनता था, आप लोग देखे होंगे कि जब शादी होता था लोग कैसेट, अभी भी गाँव में अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा शादी का कैसेट। मम्मी पापा का आप लोग देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा कैसेट, उनका शादी का कैसेट ही बना होगा। सीडी या डीवीडी में वो स्टोर होती है चीज़ें, कि अभी उतना एडवांसमेंट नहीं आता। फिर यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे आप लोग शायद एसडी कार्ड देखे होंगे, बट इतना बड़ा आप लोग ने नहीं देखा होगा, छोटा वाला देखा होगा, जो छोटा एसडी कार्ड होता है वो आपने देखा होगा। और फिर यहाँ पे चीज़ें हैं, ये टर्शरी की बात करते हैं। तो टर्शरी में हम लोग देखें तो टेप ड्राइव लाइब्रेरी है, वो देखें तो इसमें चीज़ें आपकी बुक में नहीं दिखेंगी, बट मैंने रखा था कि बस आप लोग देख लीजिए। क्लाउड स्टोरेज आप जानते हैं कि जो भी डेटा जो होता है, कहीं बहुत रिमोट एरिया पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा स्टोर करते हैं, और जितना ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं, जितना हम लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पे करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डेटा स्टोर करेंगे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट यहाँ डेटा स्टोर करने का फ़ायदा ये रहता है कि जो भी इरेज नहीं होता, लंबे समय तक रहता है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो सारी चीज़ें उसमें टेंशन लेता है, कैसे डेटा को वहाँ पे सुरक्षित रखना है, सारा सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ उसको, बस हमें क्या करना है, पे करना है। पे करना है, चाहे हमारा डिवाइस है, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन से उसको एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जाना है हमें, यहाँ पे जाके एक्सेस कर लेना हमें, ईमेल आईडी के थ्रू जैसे भी। अगर आप लोग देखें तो एक ड्राइव यूज़ करते हैं हम लोग, ड्राइव में वहाँ पे 15 जीबी डेट जो देते हैं, स्पेस देता है, तो वो भी क्लाउड में स्टोर होता है। अगर आपका कहा जाए कि वो जो उस पे जो भी चीज़ें हम लोग अपलोड कर देते हैं, ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, वो लंबे समय तक वहाँ रहता है, जब तक हम लोग वहाँ से डिलीट ना करें। हमारा मोबाइल खराब हो जाए, फूट जाए, टूट जाए, कहीं चला जाए, जैसे हम लोग वापस जाएँगे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और फिर जाके वहाँ पे ड्राइव पे जाएँगे, उस चीज़ें वहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं रहता वहाँ पे। तो वो 15 जीबी है, अगर उसको चाहते हैं तो आप उसके बाद पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप लोग वहाँ चाहते हैं डेटा स्टोर करना तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फिर आता है हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे आता है पहला आता है, धीरे-धीरे हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे टॉप रजिस्टर, फिर कैशे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तमाम मेमोरीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टॉप जो राजा है कहा जाए तो हमारा रजिस्टर है, सबसे टॉप पे बैठा है। इतना इसके भाव है, नखरे हैं कि क्या बताया जाए। डेटा बहुत कम स्टोर करता है, लिटिल बिट ऑफ डेटा स्टोर करता है, लेकिन महँगाई मतलब देखा जाए तो इसको बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली, मतलब देखा जाए तो मेमोरी में राजा है। डेटा कम स्टोर करना, लेकिन हाई है, कहा जाए तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशंस डाटा। शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बस ये है कि देखा जाए तो इसमें बता चुका हूँ कि जो रजिस्टर्स होता है बहुत छोटा होता है, बहुत फास्ट होता है और डाटा स्टोर करता है इनसाइड द सीपीयू। लोकेटेड, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए लोकेशन, जो नहीं होना चाहिए, लोकेटेड होना चाहिए। यहाँ फुल स्टॉप हो गया, गलती हो गया थोड़ा सा, इसी वजह से लोकेटेड होता है, हमारा सीपीयू के अंदर होता है। मैंने आपको फर्स्ट इमेज जो दिखाया था सीपीयू का, यहाँ साइड में बना हुआ था सीपीयू, वहाँ पे मैं दिखाया था कि देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था, वही था रजिस्टर, आपको देख लीजिए, ठीक है। तो दे स्टोर टेम्पररी डाटा इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। सीपीयू वर्क करता रहता है तब तक ये अंदर डाटा स्टोर करता है। जैसे सीपीयू उस काम खत्म करता है, जो भी काम कर रहा होता है, जिस पे वो वर्क कर रहा होता है, जैसे उसको खत्म करता है, तुरंत उसको क्या कर देता है, डेटा प्रोवाइड कर देता है। सीपीयू खाली नहीं बैठने देते, कहता है तुम काम करते रहो, पूरा जितना काम करोगे हम तुमसे काम करवाएंगे, तुम्हें खाली नहीं बैठने देंगे। अगर तुम खाली बैठे तो एफिशिएंसी घट जाएगी, तो मैं तुम्हें खाली नहीं बैठने दूँ, तुम काम करते रहो, करते रहो। तो ये ऐसा काम करता है, उससे काम करवाने का हेल्प, मतलब काम करवाता रहता है उससे, ठीक है। रजिस्टर्स आर फास्ट देन रैम। अब देखिए रैम से भी फास्ट है। कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स होता है, कि जैसे मान के चलिए कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मान के चलिए हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, है ना। इंस्ट्रक्शन से मान के चलिए ए है ना, और हम लोग चाहते हैं ये बी है, यहाँ पर हम लोग ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। इसका डाटा हम लोग जो भी डेटा है
वो स्टोर हो जाएगा कहीं जाके, ठीक है। अब नया हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जो अब सी एक और हम लोग दे रहे हैं, सी दे रहे हैं और इसको डी में जाके स्टोर करवा दे रहे हैं। मान के चलिए डी में स्टोर हो गया, तो हम इसमें अगला इंस्ट्रक्शन दे कि जो डी में चीज़ें स्टोर हुए हैं उसके साथ यहाँ पे क्या कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ। तो जो नया अगला वाला इंस्ट्रक्शन है, जो ये वाला इंस्ट्रक्शन था, जो ये इंस्ट्रक्शन था, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर हो जाता है हमारा, जाके प्रोग्राम काउंटर में। कहाँ स्टोर हो जाता है ये इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अगला हम लोग थोड़ा बात करते हैं, इसको इरेज कर दिया है ना, अच्छा नहीं लग रहा है तो इरेज कर दिया है पूरी तरह से। फिर अगला बात किया था हम इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, स्टोर जो भी करंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और ये स्टोर करता है, एड्रेस का स्टोर करता है। सॉरी मैं बता दिया कि जो ए और बी जो नया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर नहीं करता, उसके एड्रेस को, कि कहाँ जो इंस्ट्रक्शन है मेमोरी के किस पार्ट में वो स्टोर रखा गया, वो इंस्ट्रक्शन रखा गया, उसको स्टोर करता है। मैं बताया था कि मेमोरी के बाद जो भी चीज़ें आती है, मेमोरी में जो चीज़ें रहती हैं सबसे पहले कहाँ आता है, हमारा रजिस्टर्स में आता है। तो रजिस्टर जो होगा, तो मेमोरी में जो चीज़ें रखी हुई कैसे पता चलेगा, उसके एड्रेस से पता चलेगा। उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, रखा रहता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ना, वो इंस्ट्रक्शंस एड्रेस को वो स्टोर किया है, तो वहाँ बता दिया कि भाई वहाँ पे है एड्रेस, आई आर को कि जाओ वहाँ पे रखा हुआ है, और ये जाता है उसको वहाँ से उठा के अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर होता है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस याद से एड्रेस से स्टोर करता है। फिर आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ये इमीडिएट मतलब कुछ भी रिजल्ट है, थोड़े समय के लिए रिजल्ट है, बोर्ड मास करते हैं, वो तुरंत हमें देखते हैं बहुत तेजी से उसमें बोर्ड मास कंप्लीट हो जाता है। बहुत लंबा इक्वेशन बना हुआ है कि ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर सी माइनस डी, ऐसे तमाम चीज़ें से बना हुआ है। तो वो छोटे छोटे, जैसे ए प्लस डी ब्रैकेट के अंदर है तो वो सबसे पहले ए प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले वो ऐड हो जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बताना ही पड़ेगा, इनका यूज लेते हैं। ये है यहाँ पे एक हम लोग मान लीजिए बी है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है ना, दोनों ब्रैकेट के अंदर है। मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा है हमारा सी का तो सी है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे प्लस डी है। सबसे पहले अगर देखा तो ये पहले वर्क हो जाएगा, तो ये जो होगा इसका जो भी रिजल्ट होगा वो जा कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। फिर देन ये कंप्लीट जैसे ही होगा, फिर ये क्या करेगा, जो भी स्टोर हुआ है रिजल्ट उसको क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा, और देन क्या करेगा, उसमें से ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट होकर हमारा फाइनली जो होगा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें होता है कि जो इमीडिएट रिजल्ट होते हैं उसको यहाँ पे अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। ये होता है एड्रेस मेमोरी लोकेशन, स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशंस में जो चीज़ें हैं, जैसे मान के लिए ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, वो चीज़ें स्टोर है, उसको एड्रेस को स्टोर करने में क्या करता है, उसके एड्रेस को स्टोर करने में हेल्प करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होता है, एमडीआर होता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर्स क्या होता है, स्टोर डाटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी। जो भी मेमोरी से डाटा ट्रांसफर हुआ है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे चीज़ें आप ये दोनों को जैसे देखें ना, कि ये एड्रेस स्टोर करता है, ये उसका वैल्यू स्टोर कर रहा है, वैसे ही ये उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है और ये उसका वैल्यू स्टोर कर रहा है। सिंपल सी बात है। आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पे, आउटपुट यूनिट की बात करते हैं तो आउटपुट यूनिट होता है रिजल्ट को, जो भी प्रोसेस रिजल्ट होता है, रिजल्ट नहीं, जो प्रोसेस रिजल्ट है। कहाँ से प्रोसेस रिजल्ट आया है, तो आया हमारा सीपीयू से। कहाँ से आया है वो, सीपीयू से। तो सीपीयू से जो भी प्रोसेस रिजल्ट होता है वो कौन उसको आउटपुट दिखाता है, कौन दिखाता है, वो आउटपुट यूनिट होता है जो शो करता है। जैसे मान के चलिए हमारा डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, तो उसको आउटपुट शो करता है। फंक्शंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखें थे। रिसीव्ड प्रोसेस डाटा फ्रॉम द सीपीयू, जो भी सीपीयू होता है उसे प्रोसेस डाटा लेता है, उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि अगर देखिए मैं बताया था
इनपुट लेता है, ठीक है, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहता है। फिर जो उसे कंट्रोल यूनिट का कहता है नहीं उसको चेंज करो, तो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, मतलब बाइनरी में चेंज किया जाता है। फिर बाइनरी पे जो भी बाइनरी डेटा होता है उस पर वर्क करता है हमारा सीपीयू, वर्क करता है, उसको प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो तो केस में होता है, बाइनरी में होता है। तो जो आउटपुट यूनिट होता है उसको बाइनरी को क्या करता है, चेंज कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। वैसे ही इनपुट यूनिट क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो चीज़ें होती हैं उसको चेंज कर देता है बाइनरी में, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो किस पे काम करेगा, बाइनरी डेटा पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, वो बाइनरी डेटा पे काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस बहुत पहले जानते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तमाम चीज़ें। इफ प्रोग्राम इज, अगर प्रोग्राम सेम, यही सेम प्रोग्राम लिखेंगे आउटपुट आ जाता है। टर्मिनल पे ये प्रोग्राम लिख दीजिएगा, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद तुरंत आपको इसका आउटपुट दे देगा 8, उसका आउटपुट स्टोर कर देगा 8। बहुत ये तो कहा जाए तो जो मैं मानता हूँ ना कि जो हमारा थ्योरी होता है काफ़ी लेंदी होता है, उसमें आप नींद आने लगता है लोगों को, जो पढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको नींद आने लगता है, देखते देखते उनको नींद आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है, इसलिए क्योंकि बहुत बोरिंग होता है। अब इसी पे अगर कोडिंग होता है तो मज़ा आ जाता है आप लोगों को, बट कोडिंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जितना चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि कैसे फंक्शंस करता है, कैसे चीज़ें स्टोर करती है ना, तो वो तो जानना बहुत जरूरी है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, कैशे मेमोरी की बात करते हैं। हम लोग अभी सिर्फ अभी एक मेमोरी के बारे में बात की है, सिर्फ रजिस्टर्स। अब कैशे मेमोरी की बात करते हैं। कैशे मेमोरी क्या होता है, स्मॉल होता है, बस एक्सट्रीमली फास्ट होता है, लोकेटेड बिटवीन सीपीयू और रैम। मैं बताया था सीपीयू और रैम के बीच में कुछ, देखिए सबसे पहले मैं बताया था कि हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में था रैम, तो रैम और सीपीयू के बीच में कौन होगा, कौन होगा, हमारा कैशे मेमोरी। और अभी उसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाए तो सीपीयू से पहले आएगा रजिस्टर, रजिस्टर्स के बाद आएगा हमारा कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद रैम, रैम के बाद आप बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा हार्ड डिस्क, जो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। रिड्यूस द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द सीपीयू टू एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज डाटा। अब जो ये क्या करता है ना, अब देखिए थोड़ा सा इसका भी फंक्शंस बताता हूँ मैं, इसका थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी थोड़ा जानना जरूरी है। जो कैशे मेमोरी होता है ना, वो क्या करता है ना कि जो भी रिजल्ट, जैसे मान के चलिए जो बार बार वो देख रहा है कि जो हमारा यूजर है किस रिजल्ट को, मतलब किस चीज को बार बार यूज कर रहा है, तो जो फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली जो चीजें होती है ना, उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो बार बार चीजें, मान के चलिए वो ए बार बार यूज कर रहा है, ए बार बार यूज कर रहा है, ए का वैल्यू बार बार यूज कर रहा है, ए का वैल्यू बार बार यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ए के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, क्योंकि जान गया है कि मेमोरी में जाऊंगा, इतना दूर मेमोरी रखा हुआ है, फिर यहाँ पे कैशे है, मान के चलिए यहाँ पे आपका रैम है, और फिर क्या है यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ठीक है। तो अब मान लीजिए सीपीयू है, इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से डाटा लाना है, डेटा लेकर आना है, तो डायरेक्ट आता नहीं है, डायरेक्ट तो ला नहीं पाएगा ये, है ना। तो जब ला नहीं पाएगा तो कैसे लाएगा, ये इसके पास भेजेगा, फिर ये यहाँ से कैशे के पास जाएगा, मतलब ये रैम कैशे, फिर फाइनली कहाँ जाएगा, हमारे सीपीयू के पास जाएगा। बट वो चाहता है कि मतलब कि अब इतना समय लगा है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जो फ्रिक्वेंटली यूज जो डेटाज होते हैं उसको कौन स्टोर कर लेता है, ये हमारा कैशे स्टोर कर लेता है। जब वो कैशे इसको स्टोर कर लेता है तो जैसे सीपीयू किसी चीज को आस्क, मतलब उसे पूछता है कि भाई है तुम्हारे पास, मतलब लाओ ये डेटा लेकर आओ, सबसे पहले वो चेक करता है, अच्छा मेरे पास है, तुरंत उसको दे देता है। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है, जो टाइम होता है जो कंज्यूम हो रहा होता है टाइम, वो क्या हो जाता है, बच जाता है, और एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यही बात है, यही सोचने वाली और समझने वाली बात है। कैशे काम क्या होता है, कैशे वही काम करते हैं, याद कर लीजिए, फिर से एक लास्ट बार बता रहा हूँ। जो कैशे होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटाज होते हैं, जो बार बार यूज कर रहा है यूजर, मतलब उसका वैल्यू यूज कर रहा है, तो ऐसे कहते हैं सीपीयू बार बार जो यूज कर रहा है चीजों को, वो अपने अंदर लिस्ट, मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जो उसको जब फिर अगली बार जब मांगेगा तो तुरंत उसको दे देगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ समय तक बैठा रहेगा, तो फिर बैठना तो दिक्कत की बात है, सीपीयू को बैठना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। वाई कैशे मेमोरी इज नीड, कैशे मेमोरी का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो सीपीयू इज मच फास्टर देन रैम, रैम से सीपीयू बहुत तेज होता है, मैं बिल्कुल बताया हूँ पहले ही। अगर सीपीयू तेज है तो भाई हमें ऐसा चाहिए मेमोरी की वो भी तेज हो, तो इफ सीपीयू इज ऑलवेज वेट फॉर रैम, अगर बार बार रैम का वेट कर रहा है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। अब जब सिस्टम स्लो हो जाएगा तो बताइए आज के समय में
सिस्टम स्लो रहे तो कोई यूज़ करेगा उसको? बिल्कुल नहीं करेगा, कोई सिस्टम स्लो ही रहेगा तो यूज़ नहीं करेगा। फास्ट चाहिए हर चीज़, हर किसी को आजकल कोई चीज़ फास्ट चाहिए। कोई मोबाइल फ़ोन भी लेता तो देखता है रैम, रोम हर चीज़ देखता है। क्या था बस काम करना चाहिए, बहुत तेज़ काम करना चाहिए, गेमिंग में बहुत तेज़ काम करना चाहिए, लैग ही नहीं करना चाहिए। लैग करेगा तो फिर तो खुलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम रहे अच्छे से वर्क करे, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी का, चाहे रजिस्टर का यूज़ करते हैं। सो कैशे मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज़ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंस्ट्रक्शंस फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, उसको क्या करता है अपने अंदर वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। आता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हमारे कैशे मेमोरी की, तो वेरी हाई स्पीड होता है, स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये कहाँ होता है हमारे सीपीयू के अंदर होता नहीं, अच्छा जी, सीपीयू के पास होता है। सीपीयू के अंदर हमारा रजिस्टर होता है, तो याद रखिएगा सीपीयू के अंदर एकदम रजिस्टर होता है जस्ट वहीं पे, और सीपीयू के बहुत क्लोज में क्या होता है हमारे कैशे मेमोरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं, ये भी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं हम लोग, वीडियोस, गेम्स, तमाम चीज़ें तो जानना चाहिए हम लोग को थोड़ा सा, है ना। द स्टोरेज यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों होता है? देखा है, क्योंकि डेटा को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ चाहिए, डेटा चाहिए, फोटोज चाहिए, तो स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी यादें होती हैं। तो चाहे जो भी काम होता है, मेहनत है, मेहनत किए रहते हैं हम लोग डेटा पे। आज का देखा है तो डेटा सबसे वैल्यूबल चीज़ हो गया है, तो डेटा ही अब वैल्यूबल चीज़ है तो उसको स्टोर करना है। जैसे ज्वेलरी है वो वैल्यूबल है तो उसको आप लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। वैसे ही डेटा आज के समय देखा है तो बहुत वैल्यूबल है। मशीन लर्निंग में आप पढ़ेंगे, जब मशीन लर्निंग कभी कोई करेगा, देखेगा, जानेगा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, तो वहाँ आप देखेगा डेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब डेटा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, तो उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को, या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए क्यों स्टोर यूज़ किया जाता है? ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के समय में। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जीबी, मतलब कहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा रोज़ जनरेट हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा कहा जाए तो आउटलायर, मतलब बहुत इधर उधर की चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सही एक्यूरेट भी नहीं होता, तो इधर उधर की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपके पास वो डेटा है तो सोचिए ऐसी चीज़ें। उसके बारे में डिस्कशन में करूँगा जब डेटा के मतलब आगे बढ़ा जाएगा तो किया जाएगा, अभी तो छोटा है कि जल्दी मतलब चीज़ें समझ में आ जाए लोगों को, ज़्यादा उस पर देखा ना जाए, उस पर अच्छे अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। डेटा के बारे में एक टॉपिक लाया जाएगा, डेटा बताया जाएगा, डेटा होता क्या, कैसे वर्क करता है, आज के समय डेटा क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है, आज के समय क्या इंपॉर्टेंट, बिजनेस को एक दिन में वो कितना हाइक पहुंचा देता है, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, देखा जाएगा। स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर यूज टू स्टोर। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं जो क्या यूज़ करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं कर, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स में स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक टेप होता है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। दिस यूज लेजर लाइट टू रीड एंड राइट, है ना। ये किस चीज़ का यूज़ करता है? लेजर लाइट का यूज़ करता है, ठीक है, रीड या फिर राइट करने का। रीड मतलब कि डेटा को वहाँ से आउटपुट देने के लिए, और राइट मतलब वहाँ पे कुछ डेटा हम लोग को डालना है ताकि कोई उसको देख पाए। सीडी हो गया, सीडी अगर आप लोग किसी के पास की सीडी हो तो उसको खोले होंगे, तोड़े होंगे, तो देखे होंगे जरूर, उसमें एक बहुत सारे उसमें मोटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे एक देखेंगे तो रहता है एक लेजर लगा रहता है जो उसको इस पे जलता है, मतलब जब वो घूमता रहता है, डिस्क घूमता रहता है, उससे वो फोकस रहता है और ऐसे जलता रहता है, वो रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी होता है 700 MB। सोचिए 700 MB क्या है आज के समय, क्या है? एक वीडियो का लेंथ होता है 700 MB, खत्म। कुछ नहीं है 700 MB, इसीलिए आज के समय इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, कोई भी इसका यूज़ नहीं कर रहा है। डीवीडी की बात किया है तो हाँ, थोड़ा सा ये सही है, स्टोरेज कैपेसिटी इसका सही है, भी जानते हैं आप लोग स्टोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो भी मॉइस्चर होता है बहुत इसके लिए हार्मफुल होता है, तो यू नो डैट कैसे कितना ये हार्मफुल हो सकता है। आगे याद करते हैं, ब्लू रे की बात करते हैं, ये भी स्टोरेज कैपेसिटी इसका सही रहता है, 25 GB बहुत ज़्यादा है। अब सब चीज़ें उसमें रखा हुआ है, मतलब आप वो इमेज दिखाया था, जो इमेज में मैं दिखा शो कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है तीनों चीज़ें यहाँ पे स्टोर है, आप लोग देखिए। साइज़ सबका सेम है, ध्यान से देखिए, सब सेम है। बट अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्यों इसमें कहाँ डेटा स्टोर होता है कि जो ये सिर्फ़ 700 कर रहा है, ये हमारा 4.5 कर दे रहा है और ये 25 जीबी कर दे रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों? क्योंकि तीनों सेम दिख रहा है। आपको देखें, ध्यान से देखिए, तीनों सेम है। कलर चेंज है बट कैसे? क्या चीज़ें हो रही हैं? क्या इसमें डिफरेंट है? तो बताइए, नहीं बता पाएँगे तो अगले लेक्चर में बताऊँगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा-सा आप लोग भी खोजिए, बैठे हैं तो नेट पे थोड़ा-सा यूज़ कीजिए चैट जीपीटी का। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है, तो लाइट का यूज़ किया जाता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की बात करें, दिस यूज फ्लैश मेमोरी हैव नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं, तो यहाँ पे मूविंग पार्ट था, गोल गोल सर्कुलर घूम रहा था, मैग्नेटिक में भी गोल गोल घूम रहा था, मूविंग पार्ट था, बट यहाँ पे कुछ मूविंग पार्ट नहीं होता, ठीक है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव से होता है। इट इज़ मॉडर्न यूज इन मॉडर्न लैपटॉप्स, मेरे भी लैपटॉप में SSD ही है, ठीक है? तो अधिकांश जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी SSD यूज़ किया जाता है, तो आज के समय बहुत मॉडर्न टाइम में अब इससे भी चीज़ें आगे आ सकती हैं, रिसर्च चलते रहते हैं, नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ें चलेंगी तो कहाँ से मज़ा आएगा? तो हमेशा नई चीज़ें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। फिर आता है हमारा पेन ड्राइव, जो आजकल यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए, कभी प्रेजेंटेशन देना है तो पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो पेन ड्राइव जो होता है पोर्टेबल होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB और 128 GB अबव भी जा सकता है। फिर आता है मेमोरी कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कीपैड फ़ोन्स आते थे हमारे पास बहुत पहले, 10 साल पहले अगर देखा जाए तो कीपैड फ़ोन आते, तो उसके अंदर हम लोग यूज़ करते थे, मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते थे। छोटा-सा होता था, ब्लैक कलर का होता था, 1 GB, 2 GB, 4 GB का होता था। तो इसमें हमें बताया हूँ कि 64 GB का है, उससे अप्रॉक्सिमेट ऊपर चला गया, बट मैं उसमें नहीं बता पाया था कि 1 GB का भी होता है, 2 GB का, 4 GB का, 16 GB का, 8 GB का भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 64 GB का ही होता है, वो होता है। तो वही बात बता रहा हूँ कि मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते थे उसमें, है ना? सैनडिस्क का आता था, ठीक है? ताइवान में बनता था, ठीक है? वो चीज़ें थी, मतलब देखा जाएगा तो आप लोग देखिएगा, कभी सब पढ़िएगा। आज मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है, कैमरा में भी यूज़ किया जाता है। आज के DSLR जो चलाए होंगे, शायद देखे होंगे, उसमें यूज़ किया जाता है DSLRs में, है ना? अब तो मॉडर्न DSLR मैं बहुत पहले देखा था, DSLR यूज़ किया था। तो कंपैरिजन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी है, एक साथ से देख लीजिएगा, डिफरेंस भी है, ध्यान से देखिएगा। अगर देखा है तो हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं तो इसका स्पीड क्या होता है? मीडियम होता है। कैपेसिटी बहुत लार्ज होता है। चीप, चीप देख लीजिए, चीप अगर सस्ता है, सोचिए बहुत ही कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अगर सस्ता है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा और स्पीड क्या होगा? मीडियम, कम होगा। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना? ये था ना एक बार, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हाँ। इसकी बात अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। बहुत फास्ट होता है, कैपेसिटी लार्ज होता है, एक्सपेंसिव होता है। जब एक्सपेंसिव है, फास्ट है, एक्सपेंसिव है, फास्ट है, और एक्सपेंसिव थोड़ा लार्ज है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। मतलब ऐसे देखा जाए तो अभी तक हम देखे, रजिस्टर्स देखे थे, कैशे मेमोरी देखे थे, सब देखे थे, तो एक्सपेंसिव था, लेकिन क्या कैपेसिटी बहुत कम था। बट यहाँ पे है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में बात कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव है, लार्ज भी है और बहुत फास्ट भी है। तो तीनों चीज़ें हमें मिल रही है इसमें, इसीलिए इसके आज समय हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर आता है CD और DVD की बात करते हैं। स्लो होता है, स्मॉल होता है और चीप होता है। स्लो, चीप। मशीन लर्निंग में देखेंगे तो ऐसे ही डेटा प्रिडिक्ट किया जाता है देख के, है ना? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, छोड़िए उसमें नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो यहाँ देखिए तो चीप, स्लो। अगर चीप है तो स्लो होगा, ये भी चीप है तो ये मीडियम है, मतलब देखा है तो फास्ट तो होगा नहीं। अगर सस्ता है तो फास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ड्राइव क्यों कहते हैं? फास्ट होता है, मीडियम होता है और मॉडरेट, तो कैपेसिटी मॉडरेट है तो चीज़ें यहाँ पे फास्ट है, क्योंकि उतना भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट कॉस्ट है तो थोड़ा सा फास्ट है, वेरी फास्ट नहीं है, फास्ट है सिर्फ। ये ध्यान से देखिए आप लोग। तो कंपैरिजन आप लोग देख चुके हैं, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, एग्जाम्स में टीचर्स का फेवरेट, ये दो चीज़ें पूछते हैं वो लोग, खासकर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, क्या ही पूछते हैं वो लोग। एक्सेस किया जाता है, कैसे एक्सेस करते हैं इसको? डायरेक्टेड बाय द CPU, इनडायरेक्टेड मतलब इसको डायरेक्टली CPU एक्सेस नहीं करता है, डायरेक्ट CPU एक्सेस करता है, ठीक है?
लेकिन अब देखें कि डायरेक्ट नहीं करता है। आप ध्यान से देखें तो बीच में कैशे मेमोरी था, कैशे मेमोरी में चीज़ें नहीं मिलती है, अब जाके एक्सेस करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बात करते हैं, हम लोग स्पीड की बात करते हैं थोड़ा सा। फास्ट होता है, स्लो होता है, क्योंकि अब तो बीच में है ना, पहले तो यही आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है। सीपीयू से अगर दूरी की बात किया है तो सीपीयू के बाद कैशे, कैशे के बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी आ रहा है। तो दूरी जब देखा जाए तो दूरी जब ये दूर है, सेकेंडरी हमारा काफ़ी दूर है जब, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी जब उसके पास है तो फास्ट ही होगा, डेटा जल्दी देगा उसको, और ऐसे फास्ट भी होता है। दूरी भी दूरी के कारण भी फास्ट होता है, मतलब पास बहुत रहता है ना, मतलब प्राइमरी जो होता है वो सीपीयू के पास रहता है। जब सीपीयू के वो पास रहता है तो क्या होता है, फास्ट होता है। तो पहला तो उस डिस्टेंस उसके पीछे का रीज़न है, और दूसरा है कि इंटरनल उसका जो कहा जाए तो आपने देखा कैपेसिटर से बना होता है, या फिर दूसरा आपने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, तो उसकी वजह से फास्ट होता है। ठीक है, कैपेसिटी की बात करते हैं तो बहुत कम कैपेसिटी होता है इसका। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम कैपेसिटी होता है, ये लार्ज कैपेसिटी होता है, कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, चीपर होता है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म में डाटा, बहुत लंबे समय तक डाटा स्टोर करता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिस्टम बस की बात करते हैं। सिस्टम बस पे हम लोग आ चुके हैं। सिस्टम बस की बात करते हैं तो सिस्टम बस क्या होता है, सेट ऑफ वायर्स होता है। अगर मान के चलिए अब सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मान के चलिए ये हमारा हाँ क्या बन गया पता नहीं, छोड़िए। मान के चलते हैं ये हमारा सीपीयू है। बस तीन चीज़ बनाता हूँ मैं, ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन ना किया जाए, छोटा सा। ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, ये जुड़ा होगा वायर से, ये भी जुड़ा होगा वायर से। सिंपल सी बात करते हैं। ठीक है, कहाँ चला जा रहा है, स्टाइलर खराब हो गया है, कोई बात नहीं, खराब थोड़ा हो गया, चेंज कर दिया जाएगा, बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, वो सब चीज़ें बाद में है। ये हमारा इनपुट है, इनपुट से यहाँ जा रहा है, सीपीयू के पास जा रहा है। सीपीयू क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। लेकिन ये जुड़ा किसी चीज़ से, आप ध्यान से देखिए, किसी चीज़ से जुड़ा होगा ना, वायर्ड, वायर्ड मीडियम होता है जिस वायर के थ्रू ये जुड़ा होता है, आउटपुट से या फिर इनपुट से जुड़ा होता है, और भी तमाम चीज़ों से जुड़ा होता है वो। बट देखा जाए तो, अभी देखा जाए तो ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, वायर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, ये वायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी वायर को हम लोग क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अब एक वायर को नहीं, सेट ऑफ वायर्स और communication line inside the computer that connect different part of the computer and allow them to communicate with each other। इसी के हेल्प से, मतलब इसी के रास्ते वो एक, मतलब जो भी डेटा को होता है ट्रांसफर करते हैं, और इसी के हेल्प से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो ये रोड की तरह है। आज हमारा रोड है, अब उसमें यही दिया हुआ है। अब आगे बात बता ही देता हूँ, डेफिनेशन देख लीजिए, फिर यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। सिस्टम बस इज अ पाथवे दैट ट्रांसफर डाटा। सिस्टम एक पाथवे होता है, सिस्टम बस जो होता है एक पाथवे होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल्स थोड़ा बता दूं कौन जनरेट करता है, तो हमारा कंट्रोल यूनिट जो होता है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। और ये कहाँ पहुंचाता है, सीपीयू, मेमोरी और हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास। क्या करता है ये, मतलब चीज़ें पहुंचाने में हेल्प करता है। कुछ भी अगर इनपुट से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ तक पहुंचाएगा, सीपीयू तक पहुंचाएगा। सीपीयू के पास जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुंचाएगा, वो हमारा आउटपुट डिवाइस के पास पहुंचाएगा। तो वही चीज़ें पहुंचाने के बाद काम करता है, मतलब कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। जो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पीसी में, चाहे जो हमारे लैपटॉप में, चाहे हमारे कंप्यूटर में, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक रोड की तरह क्या करता है, वो हेल्प करता है। सिंपल वर्ड बात करते हैं हम लोग, वही बात है, तो अच्छा दिया हो यहाँ पे। सिस्टम बस जो होता है ना, रोड होता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है कंप्यूटर के अंदर, जो होता है रोड की तरह होता है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, वैन सीपीयू कोई डाटा चाहिए होता है तो मेमोरी से चाहिए, तो मेमोरी कुछ तो रास्ता भाई अपनाएगा, तभी तो डाटा उसको दे पाएगा। तो रास्ता कैसे अपनाएगा, तो रास्ता क्या होता है हमारा, वायर होता है। तो वायर ही हमारा क्या है, बस है। तो वायर ही क्या हमारा, बस है। अब ऐसा मतलब आप लोग सोच लीजिएगा कि मैं रोड बोल रहा हूँ, बस मतलब होता है रोड। इसका मतलब मैं समझिएगा रोड वाला बस, बस मतलब होता है रोड, रोड 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 समझिएगा।
रोड होता है कम्युनिकेट एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, वैसे ही बस जो होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, और कम्युनिकेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बस मतलब रोड याद रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है कंप्यूटर के अंदर जो भी होता है, इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, व्हेन द सीपीयू नीड, जब भी सीपीयू को क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, ठीक है, तो मेमोरी से लेता है। कहाँ से लेता है, जब भी सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो कहाँ से लेता है वो, मेमोरी से लेता है। फिर उसको क्या करता है, वो डेटा क्या होता है, सिस्टम बस पे आता है, सिस्टम बस पे आता है डेटा, कैरी करता है सिस्टम बस, फिर उसको कहाँ तक लेकर आता है, सीपीयू तक लेकर आता है। तो सीपीयू देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आता है कंपोनेंट्स कनेक्टेड बाय द सिस्टम बस, और सिस्टम बस से क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होती है, तो मतलब अधिक जितनी भी चीज़ें अगर देखा जाए, जितनी भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं, सब सिस्टम बस से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जो हम 3 चीज़ें बताया था यहाँ पे, वही चीज़ें बात करेंगे, इनपुट, सीपीयू, और हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट, इस पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो यहाँ देखिए सीपीयू यहाँ है, सीपीयू है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसको ये भी किससे कनेक्ट होता है, हमारा सिस्टम बस से होता है। मेन मेमोरी सिस्टम बस से होता है। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस किससे होता है, सिस्टम बस से होता है। अब देखिए कैसे सिस्टम बस से होता है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू द वायर, और वायर ही जो होता है मीडियम क्या होता है, उसे ही तो बस कहते हैं। नॉर्मली ग्रुप ऑफ वायर कहा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस कहते हैं। ये रहा डिजाइन सबसे अच्छा जो है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए बस यहाँ दिखा, ये देखिए सीपीयू है, इसमें देखिए 3 बसेस दी हुए हैं, मतलब 3 बस है, कंट्रोल बस है, जो कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है। क्या कैरी करता है, कंट्रोल सिग्नल। ये समझिए तो इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है कि कहाँ, मतलब कहाँ से डेटा फैच करना है, कहाँ डेटा पहुंचाना है, वो यही बता रहा था, कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल जो है ना, हम लोग पढ़े थे ना, कंट्रोल यूनिट, वही उसके लिए स्पेसिफिक है, कंट्रोल बस होता है, सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिक होता है, वही बताता है, सिग्नल जनरेट करता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वही वहाँ पे होता है। फिर आता है ये एड्रेस बस, आपने देखा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, प्रोग्राम काउंटर थे, है ना। तो देखे थे ना, वो एड्रेस स्टोर कर रहा था, तो एड्रेस किस बस से ट्रेवल करेगा, तो एड्रेस किस बस से ट्रेवल करता है, एड्रेस बस से। मेमोरी में कुछ चीज़ें होंगी तो कहाँ जाएंगी, इसी रास्ते जाएंगी, फिर यही एड्रेस बस जहाँ पे चीज पहुँचाने होंगे वो पहुँचाएगा, ठीक है। फिर आता है जो डेटा बस होता है, ये डेटा बस क्या होता है, डेटा, ये डेटा कैरी करता है, क्या करता है, डेटा, है ना। तो डेटा जो रजिस्टर्स आपने देखे थे ना, तमाम टाइप के रजिस्टर्स पढ़े थे, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी रजिस्टर्स हैं, है ना, नाम उनके, सिर्फ नाम, ठीक है। तो वो जो डेटा बस होता है वो क्या करता है, क्या कैरी करता है, अभी बताया हमें, डेटा। तो सिंपल बात है, कंट्रोल बस जो होता है कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है, एड्रेस बस होता है एड्रेस कैरी करता है, और हमारा डेटा बस जो होता है वो डेटा कैरी करता है। सिंपल सा, सिर्फ सिंपल डायग्राम, सिंपल डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे देखिए, कंट्रोल सिग्नल सीपीयू देता भी है, यहाँ जाएगा भी कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी से भी कंट्रोल सिग्नल आएगा जाएगा, मतलब ये कंट्रोल सिग्नल मेमोरी के पास जाएगा भी, वहां से जो चीजें लेकर आएगा यहाँ पे, मतलब वो सिग्नल्स यहाँ से लेकर आएगा ताकि सीपीयू को देगा, बताएगा चीजें। फिर यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के पास भी सिग्नल आएगा जाएगा। कुछ यहाँ पे देखिए बाई डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल चीजें बता रहा हूँ। एड्रेस बस सिर्फ क्या होगा, सीपीयू एड्रेस बताएगा, जाओ लेकर आओ। सीपीयू क्या बताएगा, एड्रेस, मतलब यहाँ पे तो रहता है हमारा कंट्रोल यूनिट, वो बताएगा एड्रेस लेकर आओ, और यहाँ मेमोरी जाएंगे हम लोग, मेमोरी से क्या लेकर आएंगे, मेमोरी के पास जाएंगे, वहां से एड्रेस लाएंगे। ये यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, और यहाँ से एड्रेस आता है, फिर यहाँ से भी चीजें एड्रेस जो होती है वहां से चीजें आती हैं, है ना। फिर अगर यहाँ बात की तो डेटा जो होता है ना, डेटा यहाँ से आता है, डेटा ये से होता है, सीपीयू भी डेटा जनरेट करता है, जो प्रोसेस डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो सीपीयू जनरेट करता है, तो वो तो डेटा बस पे भेज भी सकता है, या फिर जो डेटा होता है मेमोरी से वो भी तो उसको चाहिए सीपीयू को, तो भी ले सकता है, ठीक है। फिर आता है इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इनपुट चीजें, इनपुट वाला होगा तो डेटा देगा, और जो आउटपुट वाला होगा वो क्या होगा, डेटा लेगा, सिंपल सी बात है, खत्म। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, जो यूनि डायरेक्शनल है, चीजें हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है, मैं जानता हूँ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा लोगों को, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे मैं पूरा कोशिश करूंगा, जो इतना फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा धीरे कर दूंगा, स्लो कर दूंगा, है ना, और कंटेंट थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है, ताकि और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट कहा जाए तो मेरे चैनल पहला वीडियो है, डेट्स वाई थोड़ा सा
आप जानती हैं थोड़ा सा दिक्कत होता है फर्स्ट पहली बार में। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम बस कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे वर्क करता है हमारा। सपोज सीपीयू, अब सीपीयू क्या है, वैसे ऐसे मान चलिए, लेट कीजिए, मैथ वाले आप लोग हैं, मैथ वाले हैं तो लेट कर लीजिए कि भाई सीपीयू को चाहिए रीड करना है डेटा मेमोरी से। तो पहला जाएगा, वो क्या करेगा, एड्रेस बस पे है ना सेंड करेगा मेमोरी लोकेशन। एड्रेस बस सेंड द मेमोरी लोकेशन, जो एड्रेस बस होता है एड्रेस लेकर आएगा, बताएगा कि भाई इस मेमोरी लोकेशन पे इस एड्रेस पे डेटा कोई रखा हुआ है, किसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है ना, जाओ एड्रेस ला के देता है, ठीक है। कंट्रोल बस होता है रीड सिग्नल, कंट्रोल बस सिग्नल जनरेट करेगा कि हमें रीड सिग्नल की जाना है, मुझे वहां से डेटा क्या करना है, रीड करना है, मतलब वहां से डेटा लेकर आना है। डेटा बस ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू, जब रीड करना है तो वहां से डेटा, मतलब पढ़ने का मतलब क्या होता है, डेटा हम लोग ले रहे हैं, पढ़ना मतलब डेटा लेना, और राइट मतलब होता है डेटा देना, समझिएगा ध्यान से, ये याद रखिएगा। रीड मतलब क्या होता है, डेटा लेना है, मतलब सीपीयू के पास डेटा लेकर आना है, ठीक है। और राइट करने का मतलब मेमोरी में राइट करना, मतलब डेटा सीपीयू से हमें जा रहा है, ध्यान से देखिएगा ये चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा है बस पे क्या हो रहा है कि अब मेमोरी से क्या हो रहा है, डेटा बस पे आ गया, क्योंकि हमने रीड किया है, मतलब मेमोरी से डेटा को क्या उठाए हैं और हम डेटा बस पे डाल दिए हैं, और कहाँ वो डेटा बस लेकर आएगा, उसको सीपीयू तक ले जाएगा। अब देखिए, सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथ, ये बहुत समरी देख लीजिए, थोड़ा छोटा समरी है। तो सिस्टम बस होता है कम्युनिकेशन पाथवे होता है, जो कनेक्ट करता है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, जो आपने देखा ही है, फिगर में देख चुके हैं। इसमें होता है हमारा डाटा बस होता है, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, और क्या होता है हमारा कंट्रोल बस होता है। डेटा बस क्या होता है, डेटा कैरी करता है। एड्रेस बस होता है मेमोरी एड्रेस कैरी करता है, और कंट्रोल बस होता है वो क्या कैरी करता है, कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करता है। सो द सिस्टम बस हेल्प ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क टुगेदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम बस क्या हेल्प करता है, यही मेन इसका काम होता है कि ये सबसे मेन हेल्प करता है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, और जो डेटा या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम बस की बात करते हैं, तो वही चीज़ें सेम वही लिखी होंगी। डेटा बस क्या होता है, ये क्या कर, डेटा बस कैरीज एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड द आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। जो डेटा बस होता है वो क्या कैरी करता है, एक्चुअल डेटा होता है वो कैरी करता है, वो सीपीयू से हो सकता है, मेमोरी से हो सकता है, या फिर आउटपुट इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से नहीं इनपुट डिवाइस से, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पर जो डेटा देना रहता है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में देखा जाए, इफ सीपीयू रीड्स नंबर 25, सीपीयू 25 रीड करता है मेमोरी से, तो डेटा बस ट्रांसफर करता है ये वैल्यू को, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर करता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, कितने डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है। डेटा कैन मूव बोथ डायरेक्शन, जो डेटा होता है दोनों आ भी सकता है, सीपीयू के पास डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। अगर डेटा चाहिए तो सीपीयू लेता है, उसको प्रोसेस करके देता है, तो मतलब बाई डायरेक्शनल, ठीक है। एड्रेस बस की बात करते हैं, थोड़ा सा एड्रेस बस की बात कर लेते हैं। तो एड्रेस बस होता है कैरी एड्रेस, बताया था एड्रेस कैरी करता है मेमोरी लोकेशन से, मेमोरी लोकेशन से एड्रेस कैरी करता है। अब कौन मंगाता है उसको, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो रीड या राइट, तो बताते हैं कि भाई रीड करना है या फिर राइट करना है। रीड करना है तो वहाँ से डेटा लेकर आओ, राइट करना है डेटा यहाँ से लेकर जाओ। तो रीड और राइट करने के लिए हम लोग सिग्नल जनरेट करते हैं। तो एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस कैरी करता है वहाँ से लेकर, मतलब कहता है कि जो सीपीयू होता है कहता है कि ठीक है जाओ, उसको सीपीयू के अंदर ही तो हमारा क्या रहता है, वो कंट्रोल यूनिट रहता है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे सीपीयू, सीपीयू कहता है कि जाओ डेटा लेकर आओ, तो वो जाता है और एड्रेस बस वहाँ पता लगाता है कि भाई डेटा कहाँ रखा हुआ है, एड्रेस लेकर आता है, और फिर डेटा बस वहाँ की हेल्प से वो वहाँ से डेटा और डेटा बस पे आता है, और डेटा बस के थ्रू क्या जाता है हमारे सीपीयू के पास, वो पहुँच जाता है, ठीक है। जाता है हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। इफ द सीपीयू वांट डेटा फ्रॉम द मेमोरी, अब सीपीयू चाहता है डेटा कहाँ से चाहता है, मेमोरी से चाहता है। लोकेशन दिया हुआ है 1050, एड्रेस बस सेंड 1000 टू मेमोरी। एड्रेस बस क्या करता है, उसको सेंड करेगा कि 1000 मेमोरी पे डेटा रखा हुआ है, जाओ भाई लेकर आ जाओ, तो लेकर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरी मेमोरी एड्रेस कैरी करता है। ये हमारा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, कितने डायरेक्शन में जाता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ओनली फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी, सिर्फ सीपीयू से मेमोरी की तरफ क्या होता है, जाता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा वहाँ से। अब बताइए, जैसे कि एड्रेस सिर्फ लेके ही आएगा ना, वहाँ से कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखना है, खुद कहीं जाकर रख देगा,
किसी जगह पे जाके रख देगा, लेकिन वहाँ पे रखा हुआ है वो पर्टिकुलरली चीज़ पता होनी चाहिए जो डेटा कहाँ रखा हुआ है। तो वहाँ से पर्टिकुलर चीज़ों पे जाए, कैसे पता लगेगा उसको? उसके एड्रेस से पता लगेगा, तो एड्रेस लेकर आएगा कि यहाँ पे रखा हुआ है तब। और जब भेजना है तो देखेगा भाई कि खाली जगह है, जहाँ खाली वहाँ पे एड्रेस वहाँ पे स्टोर कर देंगे। अच्छा बताइए आप लोग, अभी हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे कि जब हम लोग आईडी का यूज़ करके देखेंगे, हम लोग कुछ किसी चीज़ पर्टिकुलर मेमोरी पे हम लोग नहीं डेटा रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर मेमोरी पे कि हमें भी यहाँ पे ही सिर्फ डेटा चाहिए, इससे इसके बीच में डेटा स्टोर करना नहीं, वो कहीं भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। वो जहाँ खाली जगह रहेगा, एरे वैरे तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें एरे नहीं है, इसमें लिस्ट टपल चीज़ें हैं तो, और डिक्शनरी है तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएगी। जब कोडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, अभी तो थ्योरी है, इसीलिए मैं थ्योरी से ही स्टार्ट किया, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बोलने का तरीका है, थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, ताकि चीज़ें अच्छी हो जाए आगे, ठीक है। ये जो हम लोग इंटरेक्शन है, जो हम लोग इंटरेक्ट अच्छे से कर पाए जब कोडिंग में, ताकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आप लोग समझ में आए, जितना समझ में आए वहाँ पे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और मेरा हैबिट हो जाए थोड़ा पढ़ाने का। कंट्रोल बस जो होता है, ये क्या करता है? कंट्रोल बस क्या काम करता है? जो कंट्रोल बस होता है, कंट्रोल करता है, कैरी करता है कंट्रोल सिग्नल्स होता है दैट मैनेज ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। कंट्रोल बस होता है, कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है, वही रीड राइट इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब होता है, इंटरप्ट कहते हैं कोई दो क्लास में बच्चे बात करते हैं, है ना, तो बीच में तीसरा कुछ बोल देता है, तो तुम लोग हम लोग का डिस्कशन के बीच में कैसे इंटरप्ट कर सकते हो, है ना, बोलते हैं सब। इंटरप्ट मतलब है रोकना। तमाम कोई चल रहा है प्रोसेस, चल रहा है किसमें, सीपीयू में, उसको जाके इंटरप्ट कर दो। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर देगा, तो तुरंत वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और दूसरा प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरप्ट सिग्नल आप याद है कि रीड राइट और इंटरप्ट। रीड मतलब होता है कि मेमोरी से डाटा लेकर आओ, राइट मतलब मेमोरी में डाटा डालो, तो वहाँ पे स्टोर करवा दो, और इंटरप्ट मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है हमारे प्रोसेसर में, मतलब सीपीयू में, उसको रोक दो, या फिर रोक दो, कंटिन्यू कर दो, जो भी चीज़ें हैं। CPU send read signal to memory to get data। तो बस यहाँ पे चीज़ें डेटा को गेट करने के लिए। फिर यहाँ पे दिया है सॉफ्टवेयर। अब लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है सॉफ्टवेयर एंड उसके टाइप्स। सॉफ्टवेयर टाइप्स, उसके डायग्राम यहाँ पे दिए हैं। क्या है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब बेसिक रियल लाइफ में एग्जांपल में थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो जो हमारा सिस्टम है, मतलब वो चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन है या फिर लैपटॉप है, चाहे हमारा पीसी है, चाहे कंप्यूटर है, कुछ भी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या करता है? उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। किसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? सिस्टम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मतलब सिस्टम उसी की वजह से चल पाता है। अगर वो ना रहे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा, ये से समझिए। और जो एप्लीकेशन होता है, हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है ना। ये किसके ऊपर चलता है? ये सिस्टम के ऊपर रन करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, कहाँ रन करता है? ये हमारा सिस्टम पे रन करता है, ठीक है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा। अब आप ही बताइए, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके पास अगर एंड्रॉयड ना है, ठीक है, एंड्रॉयड है ही नहीं, तो आप क्या इंस्टाग्राम उस पर, अगर आपके जो भी मोबाइल में है एंड्रॉयड उड़ गया है, मतलब वहाँ से कहा जाए तो वो कैसे हट गया है, मतलब वहाँ से डिलीट हो गया, अब तो मोबाइल आपका डब्बा हो गया है ना। डब्बा है भाई, डब्बा है आपका मोबाइल, डब्बा है। तो कहा जाए तो अगर आपका मोबाइल जब में उसमें है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप इंस्टा उसको कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे? व्हाट्सअप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे? फेसबुक कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो आप कहीं नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही नहीं होता है, तमाम टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स, वो होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जनरल पर्पस, जो सिर्फ पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। और तो आपका दूसरा होता है हमारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो देखा जाएगा, इनके बारे में भी देख लिया जाए, तो ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ ये डायग्राम और देख लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। सिंपल सी बात समझिए। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और डेटा, रॉ फैक्ट फिगर को डेटा कहते हैं, और ग्रुप ऑफ डेटा मतलब कि उसको प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ डेटा होते हैं उसको बाद में हम लोग प्रोसेस कर देते हैं और उसे मीनिंगफुल
से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताता है कैसे करना है, क्या करना है, वो बताता है, ठीक है। और क्या होता है, ये प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ डाटा होता है। डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम and instruction that enable a computer to perform a specific task। ये क्या होता है, सेटअप प्रोग्राम होता है या फिर इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को इनेबल करता है। और एक और बात इसमें जो बहुत हाई लेवल चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन अबव का है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारा, छोड़िए वो थोड़ा सा बात, यही जो लिखा हुआ यही बात करते हैं हम लोग। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। मैंने प्रूफ करके दिखाया अभी कि अगर आपके पास एंड्रॉयड है, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक है, आईओएस है, तमाम चीज़ें उसमें हैं। तो अगर चीज़ें हैं, अगर उसमें ना रहें वो लोग, तो उसमें अगर चीज़ें डिलीट हो जाएँ, हट जाएँ, तो फिर वो वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक। हार्डवेयर ओनली प्रोवाइड द फिजिकल पार्ट, हार्डवेयर सिर्फ फिजिकल पार्ट प्रोवाइड करता है, वाइल सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड ऑपरेट द हार्डवेयर। तो कहा जाए कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को, और उसको ऑपरेट करता है कि कैसे काम करना है, ठीक है। कैमरा है तो कैमरा तो ऐसे ही रह जाएगा, अगर वहाँ पे कैमरा का एप्लीकेशन ना रहे तो क्या वो रन कर पाएगा, कैमरा नहीं कर पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा कैमरा। तो कैमरा को फंक्शन कौन करवाता है, हमारा सॉफ्टवेयर। फिल्टर देखिए ना सेट होता है, कैसे सेट होता है, सॉफ्टवेयर की वजह से होता है ना। सॉफ्टवेयर ना रहे तो क्या फिल्टर सेट हो पाएगा उस पे, कैमरे पे, फिर फोटो कैसे आएगा। When you open a program like calculator, the software gives instruction to the computer। जो सॉफ्टवेयर होता है इंस्ट्रक्शन देता है क्या क्या कंप्यूटर को। द हार्डवेयर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे ऐड करना है 10 + 20, आप जब प्रोग्राम हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग उसमें डायरेक्ट लिख देंगे 10 + 20 को कैसे लिख देंगे, प्रिंट करवा देंगे 10 + 20 30, या फिर हम उसमें वैल्यू कैसे करेंगे, ए में हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे 10, बी में वैल्यू स्टोर करेंगे 20 और प्रिंट करवा देंगे a + b। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, हम लोग इनपुट ले लेंगे, हम लोग ए के अंदर लेंगे इनपुट और फिर उसके अंदर लेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, फिर बी इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे उसका। बहुत सारे तरीके हैं इसमें। अब जब हमारा जो वाकई में जब चलेगा ना, क्या कहते हैं, कोडिंग वाला, तब ज़्यादा मज़ा आएगा जब कोडिंग का हम लोग चलेगा ना। अभी कोडिंग नहीं, 2-3 चैप्टर तो मुझे लगता है कि सिर्फ थ्योरी ही है, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर थ्योरी ही है। द कंप्यूटर फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की वजह से ही कोई ये जो भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, पहला होता है कि इंटेंजिबल होता है। इसको मतलब बहुत बचपन से याद करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस बताओ, तो कहते हैं कि हम लोग इसको छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर तो उसको टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल होता है ना, इट कैन नॉट बी टच फिजिकली, मतलब इसको अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे कलेक्शन होता है, मैं बताया था पहले ही, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्राम कहते हैं। कंटेन मैनी इंस्ट्रक्शन, अब प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, और प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स हार्डवेयर, अलाउ हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपर्ली, हार्डवेयर कंट्रोल करता है, आपने देखा कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, अगर ये ना रहे तो हार्डवेयर क्या होगा, काम ही नहीं करेगा, फंक्शन ही नहीं करेगा। इजी टू मॉडिफाई, अब इसको हम लोग देखिए, अगर मान लीजिए कैमरा बन गया 8 मेगापिक्सल का, तो उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको 10 मेगापिक्सल का नहीं बना सकते हैं, और उसको 20 मेगापिक्सल का नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो बन गया और फिर उसको तोड़ना फोड़ना तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिख दिए हैं, फिर उसको चेंज किया जा सकता है, प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। तो रीराइट कर सकते हैं, तो वही बता रहा है कि प्रोग्राम कैन बी अपडेट और इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज़, अब मेमोरी ही ले लीजिए, 1 जीबी का मेमोरी आपने बना दिया, उसको कहिए इसको 4 जीबी में कन्वर्ट कर दो, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ जैसे इंस्टा पहले था, उसमें शॉर्ट्स का ऑप्शन, मतलब इंस्टा में रील चलता था ऐसे, हाँ, तो इंस्टा में जो रील्स का ऑप्शन पहले नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन जब उसने देखा कि भाई टिकटॉक आ गया,
रील चल रहा है तो उसने भी क्या किया, अपने में इंक्लूड करवा दिया रील, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें कोड लिखे, वो लोग को जब कोड उसमें इंक्लूड किया गया तो उसमें एक और मॉड्यूल जुड़ गया। क्या मॉड्यूल जुड़ गया, उसमें एक मॉड्यूल जुड़ गया जो हो गया, क्या हो गया, रील्स का मॉड्यूल जुड़ गया। अब देखिए कितना फेमस हो गया इंस्टाग्राम, हर कोई यूज कर रहा है, रील बना रहा है चाहे देख रहा है ना। यूट्यूब में भी शॉर्ट का पहले ऑप्शन नहीं था, शॉर्ट्स नहीं आते थे, वो भी मॉड्यूल जुड़े। क्योंकि देखिए पहली बात आप याद रखिए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बस यही मेरा मकसद है बताने का कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, आप उसको इम्प्रूव और क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप लोग जो हार्डवेयर होते हैं उसको नहीं कर सकते। सिंपल, यही सबसे मेन डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम बुक्स आर इंक्लूड, कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही मानते हैं, बट ऐसे रियलिटी में देखा जाए तो दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। देखिए यही बात बोला है, मैं यही बताऊं, पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहता है कि आप लोग क्या कीजिए, रन कीजिए, मेरे ऊपर रन कीजिए। अगर नहीं रहेगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रन कर पाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है, सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, या फिर आपके मोबाइल को, जो भी चीज़ें है जहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो उसको मैनेज करने का काम करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही हमारा वर्क करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही ऊपर काम करता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी क्या करेगा, वो वर्क करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड कहा जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन the computer system and allow other program to work। यहाँ सिंपल डेफिनेशन दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है कि रन करने में हेल्प करता है, ये अलाउ करता है प्रोग्राम को ताकि क्या कर पाए, रन कर पाए। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फंक्शंस बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस, ये क्या करता है, फंक्शन क्या है, हार्डवेयर डिवाइस का मतलब एक ही बात चीज को बार बार लिखा हुआ है कि आप लोग समझ जाए, क्योंकि थ्योरी है। आप लोग भी तो एग्जाम में लिखते हैं तो एक ही चीज को बार बार लिखते हैं, टीचर ज्यादा खुश हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए चीजें, आंसर जो हो जाए ज्यादा बड़ा हो जाए ताकि मार्क्स मिले। तो ये ऐसे पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब चीजें लिखी हुई तो क्या कर सकते हैं, कंटेंट है। कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है मेमोरी को, मैनेज फाइल और स्टोरेज को फाइल करता है, और रन करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, हेल्प करता है रन करने में, एप्लीकेशन प्रोग्राम को हेल्प करता है रन करने में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करते हैं। पहला आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, ये इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस की तरह और वर्क करता है। कैसे इंटरफेस, यूजर होता है डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरफेस। थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरफेस के थ्रू क्या होता है, यूजर होता है डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या करता है, इंटरेक्ट कर पाता है। इसी इंटरफेस की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की तरह वर्क करता है, बीचों बीच रहता है। और यूजर देखिए ऊपर, और बीचों बीच हमारा ये रखा हुआ हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और नीचे हार्डवेयर। तो यूजर डायरेक्ट किससे बात कर पाता है, वो हार्डवेयर से। क्यों बात कर पाता है, कैसे, तो उसका हेल्प से। किसकी हेल्प से, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है, दोनों के बीच में जैसे कहा जाए बिचौलिया की तरह। इसका बात को इसको समझा रहा है, इसके बात को इसको समझा रहा है, और फिर दोनों एक दूसरे से क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कैमरा खोलना है अपने मोबाइल से, तो कैसे खोलूंगा कैमरा, हम उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा एप्लीकेशन, मतलब सबसे पहले मुझे खोलना पड़ेगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एंड्रॉइड खुलेगा, फिर वहाँ पे मुझे दिखाई देगा एक हमारा ऐप एप्लीकेशन दिखाई देगा। उस एप्लीकेशन पे कैमरा होगा, मैं कैमरा क्लिक करूँगा, तुरंत खुल जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट कैमरा को चालू कर दिया जाके, नहीं, वो कौन हेल्प किया चालू करने में, कैमरा को ऑन करने में कौन हेल्प किया, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करता है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब अब मोबाइल सबसे अच्छा है, सबके पास आज के समय मोबाइल होगा, मोबाइल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, उसमें है प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस पहले करना है, उससे प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं। और सिक्योरिटी, आप लोग देखिए, हम लोग मोबाइल आज के समय सब सिक्योर मोबाइल रखते हैं, मतलब सिक्योरिटी है, फिंगरप्रिंट है,
बात वो भी काम करता है। यहाँ तक कि आप देखिए तो पिन, जब तक पासवर्ड या पिन नहीं डालते हैं तब तक क्या होता है, मोबाइल आपका नहीं खुलेगा, है ना। तो या फिर देखिए फेस रिकॉग्निशन वाला सिस्टम है, फेस रिकॉग्निशन वाला, तो फेस रिकॉग्नाइज करेगा तभी आपका वो खुलेगा, मतलब ऑन होगा, या फिर अदरवाइज नहीं होगा। तो सिक्योरिटी भी तो दे रहा है आपको, है ना। तो सिक्योरिटी दे रहा है, क्यों, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है हमारा कि एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल देखते हैं। विंडोज, लाइनक्स, ये कमांड बेस्ड है, कमांड बेस्ड, ये जीयूआई बेस्ड है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, मतलब इमेज बने होते हैं, उसकी इमेज के अकॉर्डिंग काम करता है। लिनक्स जो होता है कमांड, हम लोग कमांड जैसे लिखते हैं, कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, कमांड लिखते हैं, कमांड पे काम करता है। मैक ओएस ये भी ऐसे नॉर्मली होता है, जीयूआई बेस्ड है। और हमारा क्या है, एंड्रॉइड भी जीयूआई, मतलब कहा जाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है हमारा लिनक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर मतलब क्या होता है जी, ड्राइवर्स मतलब होता है चलाने वाला, डिवाइस डिवाइस को चलाने वाला। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोग्राम डेट अलाउड ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइस। तो यही बोला है, डिवाइस ड्राइवर्स एक ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। किससे कम्युनिकेट करने के लिए, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हमारा दूसरा हार्डवेयर डिवाइस, मान के चलिए मेरा लैपटॉप है, प्रिंटर है, प्रिंटर से मुझे कम्युनिकेट करना, तो यहाँ पे हेल्प करता है डिवाइस ड्राइवर, जो मेरे प्रिंटर से क्या करेगा, मुझे कम्युनिकेट करवाएगा, और वहाँ पे चीज़ें क्या कर पाएंगी, रन कर पाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर ड्राइवर होता है हमारा, कीबोर्ड ड्राइवर होता है, फिर हमारा ग्राफिकल ड्राइवर होता है, और साउंड ड्राइवर होता है। इतने टाइप से क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, व्हेन यू कनेक्ट अ प्रिंटर, ड्राइवर्स हेल्प द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स हाउ टू प्रिंट। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं प्रिंटर्स को, तो ड्राइवर हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, उसको समझने में कि कैसे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, समझने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़नी ज़्यादा है, क्योंकि अब इसमें आप जान पाएंगे ना कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, जो अभी हम लोग जो जानेंगे ना, हम लोग जानना जरूरी है। इंटरप्रेटर, ठीक है, तो अभी चीज़ें बताता हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसी टॉपिक से आपको समझ में आ रहा है। लैंग्वेज मतलब होता है, क्या होता है, भाषा। ट्रांसलेट, अब ट्रांसलेट मतलब वही लैंग्वेज बात करते हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की बात करेगा यहाँ पे। फिर आता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, बट हमें उसको क्या समझाना है, ह्यूमन लैंग्वेज समझाना है। ह्यूमन लैंग्वेज कब समझेगा वो, कब समझेगा ह्यूमन लैंग्वेज, वो तब समझेगा जब कोई बीच में ट्रांसलेटर होगा, तभी वो ह्यूमन लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेटर। जैसे मान चलिए दो लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। पहला चैप्टर कितना है, एक मान लीजिए एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है। ये मान चलिए इंडिया से है ना, और ये मान चलिए अमेरिका से है। अमेरिका पसंदीदा हो गया ना, टैरिफ लगने के कारण, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो गई, एकदम पसंदीदा हो गया ना, ठीक है। क्या बताया जाए, छोड़िए, यहाँ पे इंडिया का लोग है कोई, यहाँ पे इंडियन कोई, आप समझिए जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इंडिया का सबसे फेमस आदमी को इमेजिन कर लिया, अमेरिका का सबसे फेमस आदमी को इमेजिन कर लीजिए। इसको आता है इंग्लिश, बंदे को आता है हिंदी, क्योंकि इसने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। तो ये भी हिंदी नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई अमेरिका का रहने वाला हिंदी क्यों पढ़ेगा, तो ये हिंदी पढ़ा नहीं, ये इंग्लिश पढ़ा नहीं। अब इन दोनों को बात करना है, कैसे बात करेंगे, यहाँ पे आएगा एक होशियार, आप लोग की तरह एक होशियार लड़का यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाएगा और कहेगा, इस लड़के को पढ़ा लिखा है भाई, आप लोग की तरह पढ़ा लिखा आदमी है, जब पढ़ा लिखा है तो इसको इंग्लिश भी आती है, ये इंग्लिश में भी बात कर सकता है और साथ में हिंदी में बात कर सकता है कि नहीं है। जब ये दोनों तरह बात कर सकता है तो इनकी बातें सुनेगा, है ना। तो ये हिंदी में इनकी बातें सुन लिया, अपने पास इंटरप्रेट करेगा, क्या कहना चाहते हैं, कि जैसे क्या हाल है मित्रों, बता रहे हैं, ये इंडिया का जो लोग है बोल रहा है, क्या हाल है मित्रों, ठीक है। तो ये बताएगा, अच्छा समझ गया कि ये कह रहा है कि क्या हाल है। ये बताएगा कि अच्छा, ये अंग्रेजी में बताएगा कि ये पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है, और ये कैसे बताएंगे इनको, अंग्रेजी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा, ठीक है, कि क्या हाल चाल, है ना, ऐसे नहीं, क्या हाल चाल पूछेगा, ठीक है, पूछेगा इनसे, है ना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और ये बताएंगे तमाम चीज़ें। तो ये लड़का है बीच में, सब्जी ऐसी है कि इंटरप्रेटर है जो बताता है क्या होता है कि दो चीज़ों को
हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे मैं समझाता हूँ कि ये जैसे हमारा कंप्यूटर, मानी चलिए कि कंप्यूटर है और ये हमारा क्या है, यूज़र है। यूज़र जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज जानता है, कंप्यूटर जो होता है मशीन लैंग्वेज जानता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम कोई लिखता है, ठीक है, मतलब ये लिखता है तो कभी भी इंग्लिश में लिखेगा, हम लोग बाइनरी में लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं बाइनरी में लिखना, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर 3 भी लिखना है ना, तो ऐसे 1 1 2 बार 1 लिखते हैं तो क्या आता है हमारा, 3 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, वो चीज़ें भी अभी आज जब आएगा ना तो मैं समझाऊँगा, 1 मतलब 1 2 3 कैसे लिखा जाता है, तमाम चीज़ें उसमें लिखेंगे एलसीएम के थ्रू से, मतलब हम लोग पढ़ेंगे उसमें चीज़ें, देखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल टू हम लोग बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्टल को हम लोग बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे ऑक्टा टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट, मतलब बहुत सारे कन्वर्जन्स देखेंगे हम लोग। और फिर आप लोग समझ आएगा क्यों हम लोग बाइनरी से भागते हैं। बाइनरी, अब देखिए बाइनरी जो होता है ना, वो मशीन डिपेंडेंट हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा मशीन डिपेंडेंट, अगर एक में कोई बाइनरी में कोड लिख दिया, मतलब एक लैपटॉप मान लीजिए, इसी लैपटॉप पे अगर बाइनरी में कोड लिख दिए, तो ये दूसरे लैपटॉप में जाके नहीं चलेगा, ठीक है। ये अगर इसका आर्किटेक्चर अलग है तो इस पे जाके नहीं चलेगा, ठीक है, इस पे जाके ये नहीं चलेगा। जैसे मान चलिए कि एक कहा जाए कि एक बेड है, बेडरूम है, वो डिज़ाइन है, थोड़ा-सा बेड हो सकता है, मतलब कि बेडरूम है, तो इसमें बहुत सारे वायरिंग की गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके घर में वायरिंग की गई है, जिस तरीके से यहाँ स्विच यहाँ लगा हुआ है, जैसे यहाँ स्विच लगा है, जितना यहाँ बल्ब लगा है, जितना यहाँ पे एसी लगा है, उतना ही सेम टाइप का मेरे ही घर में लगा हुआ है चीज़ें। हो सकता है मेरे में स्विचेस कम हों, या फिर हो सकता है स्विचेस ज़्यादा हों। तो वही बात बता रहा है कि चीज़ें वहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है? डिफरेंट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ लेते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर अभी चीज़ें बताऊंगा जो ट्रांसलेट करने का हेल्प करता है, और इसलिए हम लोग मशीन लैंग्वेज बहुत लेंदी पड़ता है और हाई लेवल लैंग्वेज बहुत आसान पड़ता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, ताकि ईजिली हम लोग समझ पाते हैं, और उसको ट्रांसलेटर समझा देते हैं कंप्यूटर को, तो हमें ज़्यादा झंझट नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन एक बात बोलूँ तो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सी चीज़ें बताता हूँ। जो मशीन लैंग्वेज होता है ना, वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है ना। जो हमारा क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो होता है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब फास्ट होता है। अगर उसको डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज समझाने के बीच में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी को। मान लीजिए अगर दोनों आदमी को अंग्रेज़ी आ रहा होता है, जो इंडिया के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, तो उनको बीच में समझाने वाली समस्या नहीं रहती। बहुत तेज़ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, बहुत तेज़ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। बट यहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो यही यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया, इरेज किया जाए इसको, इरेज ऑल। यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है, प्रोग्राम एट वंस। इसको क्या कीजिए कि इसको कैसे एक ही बार में पूरे प्रोग्राम जो लिखते हैं हम लोग, उसको पूरा एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं करता, एक ही बार ट्रांसलेट करता है, और लास्ट में जाके तुरंत एरर देता है, मतलब लास्ट में पूरा एरर दे देता है आदमी को, मतलब डीबगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंपाइलर में। अभी समझा दूंगा, और चीज़ें जब आएंगी तो समझाऊंगा इसमें। सी और सी प्लस प्लस में हम लोग यूज़ करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, पूरे कोड को एक ही बार में पूरा कंपाइल कर देता है, और लास्ट में हमें देता है एरर। तो एरर में बहुत, एरर हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फास्ट होता है, फास्ट होता है ये। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही एरर, इसमें हैंडलिंग आसान होता है कि हम तुमने पहला लाइन ही गलत है तो तुरंत हमें पता चल जाएगा ये गलत है, तो उसको सही कर देंगे। तो एरर मतलब कि हैंडलिंग में ईजी होता है, इसलिए पाइथन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। मतलब अभी तो बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो पाइथन इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। सी पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, इसलिए सी नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसको डिबग करना, मतलब उसको कहा जाए ना कि उसमें एरर्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग हैंग हो जाएगा कहा जाए तो उसमें एरर ढूंढने में। बट पाइथन में जैसे ही एक ही लाइन गलत हो जाए तो समझ जाएंगे, अच्छा इस लाइन में गलती इसीलिए आगे नहीं बढ़ा है प्रोग्राम, तो उसको सही कर लेंगे। असेंबलर क्या होता है, असेंबली कोड को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क।
तो क्या कहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन किया गया है, मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या करता है, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है और जो यहाँ पे यूज़र होता है उसका हेल्प करता है। तो जो मैं कहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन के क्या होता है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। नहीं, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को नहीं, हम कहा तो यूज़र की रिक्वायरमेंट को, जो यूज़र है ना, यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। फुलफिल मतलब कह रहा है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सएप ले लीजिए, तो व्हाट्सएप क्या करता है, सिर्फ हमें मैसेजिंग करने में हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है वो? क्या वो हमारे कंप्यूटर का हेल्प करता है या फिर कोई हमारे सिस्टम का हेल्प करता है? नहीं, वो हमारे यूज़र, जो यूज़र हैं उनका हेल्प करता है। तो वही होते हैं ऐप्स, जिसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, ऐसा डिज़ाइन किया गया रहता है जो यूज़र का हेल्प करता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम को हेल्प करता है कि वो कोई भी स्पेसिफिक जो सिस्टम से रिलेटेड टास्क है, जैसे कि जो हार्डवेयर हैं उनको मैनेज कर पाए और यूज़र और हार्डवेयर के बाद बीच में क्या एक इंटरफेस की तरह क्या करे, काम करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम एंड परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटीज। क्या यहाँ पे कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ऐसा क्रिएट किया गया है कि यूजर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करे, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सबसे सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि क्या टास्क होता है। जैसे हम लोग राइटिंग डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए, मूवीज वॉचिंग वीडियोस, जैसे नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना? तो वहाँ देखते हैं इन गेम्स, वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क करता है, उसके अलावा कुछ काम करता है वो नहीं करता है। अगर आप गेम खेलते हैं तो सिर्फ गेम से रिलेटेड टास्क ही करता है और कुछ नहीं करता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहला है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। दोनों में अंतर क्या है? जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है ना, ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम्स आर यूज फॉर कॉमन टास्क बाय द मेनी यूजर्स। ये काम किया गया था इस तरह से कि जो बहुत सारे यूजर्स हैं उस पे सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, सेम ही टास्क, एक ही काम करने के लिए सारे यूजर्स इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आपने देखा होगा 10th क्लास में, और स्प्रेडशीट भी आपने 10th क्लास में देखा, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो भी होता है, या फिर हम लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे अभी ये जो भी हमारा ये पीपीटी बना हुआ, पावर पॉइंट बना हुआ है, तो पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं पीपीटी बनाने के लिए। और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो आप जानते हैं, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चीज़ जानते हैं कि स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ये था जनरल पर्पज, जो सब लोग मिलजुल के सारे लोग एक ही काम करते हैं, है ना? और सब लोग इसका यूज करते हैं पर्टिकुलर काम के लिए, है ना? फिर आता है हमारा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे इस तरह प्रोग्राम किया गया रहता है कि सिर्फ ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, और या फिर इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। जैसे हो गया बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, है ना? फिर था हमारा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स। ये देखिए आप लोग कुछ ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, सिर्फ बैंकिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है, ठीक है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हॉस्पिटल कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जो मतलब कैसे काम करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स, बिल्स, ये जब स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल का बच्चा कितना फीस पे किया है, पे नहीं किया है, क्या ड्यूज बचे हैं, वो चीज़ें हैं, कौन से क्लास में, ये तमाम चीज़ें रहता है, उसका एडमिशन नंबर, वो सब रिकॉर्ड्स रखे थे। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है कि कौन से ट्रेन में कितना रिजर्वेशन हो चुका है, क्या कोचेज हैं, कितने कोचेज हैं, और उसमें कितने सीट्स फुल हो चुके हैं, क्या उसका वेटिंग लिस्ट है, और तमाम चीज़ें उसमें रखा जाता है, ठीक है? तो ये कॉमनली है, मतलब ये भी सिर्फ यूज़र के हेल्प और के लिए बना है। और देखा जाए तो ये कि कोई सिस्टम का हेल्प नहीं करता, सिर्फ यूजर्स का हेल्प करता है पर्टिकुलर टास्क के लिए, सिर्फ देखिए स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। जैसे ये उसका रिकॉर्ड में दोनों है, जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ये जो होता है कि ये हेल्प करता है रिजर्वेशन में, और ये हेल्प करता है बैंकिंग में, ताकि लेन देन हो सके, जो ट्रांजेक्शन हो सके, वही करता है, ठीक है काम। फिर आता है, यहाँ पे आता है हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है
वो क्या करता है, मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, तो मैनेज करता है पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स और बिलिंग्स। वैसे ही स्कूल का जो है, वो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनका नाम, उनके क्लासरूम, कौन से क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, कितना फीस उसका उनका बचा हुआ है, क्या ड्यूज़ है, क्या उम्र है, तमाम उनके पेरेंट्स के रिकॉर्ड्स समान, तो उनका मतलब पूरा डिटेल वो रखता है कि कभी फ्यूचर में यूज़ के लिए वो उसका यूज़ कर पाए, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी रखा जाता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, जो ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें इसलिए रखा जाता है कि जो पेशेंट है उसको अगर कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाए, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं उस डॉक्टर को दिया जाए, तो वो समझ पाए कि इस पेशेंट को पहले से क्या-क्या बीमारियाँ हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो चीज़ें उसमें हैं, बीमारियाँ हैं, तो जान के समझ जाएगा कि ये बीमारी हो है, इसके कारण ये दूसरी बीमारी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके टेस्ट लिखेगा कि आप टेस्ट करवा लीजिए, और फिर ईज़िली मतलब रहेगा कि उस बीमारी को पकड़ा जा सके, ठीक है? इसीलिए वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये बनाया जाता है, ताकि जो पेशेंट है उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है? फिर हमारा आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हेल्प करता है मेंटेन करने में, प्रोटेक्ट करने में, ऑप्टिमाइज़ करने में कंप्यूटर सिस्टम को। ये कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है। ये देखिए, ये समझिए, तो ऐसे कहा जाए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। क्यों, देखिए ये जो कर रहा है ना, मेंटेन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उसका समझिए कि उसी तरह है सेम, कि वो भी हमारे सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये भी हेल्प कर रहा है ताकि वो मेंटेन रहे, प्रोटेक्ट रहे, ऑप्टिमाइज रहे, और कंप्यूटर जो इजी वे में वर्क करे, मतलब इस पे कोई सिक्योरिटी थ्रेड ना रहे, ठीक है, मतलब इस पे हैकिंग ना हो सके, साइबर अटैक ना हो सके, तमाम चीज़ों में हेल्प करता है। दिस प्रोग्राम इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। इसके हेल्प से हम लोग हमारे सिस्टम को परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और साथ साथ क्या क्या होता है, सिक्योरिटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फंक्शंस देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। क्या करता है, पहला इसका फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को, किससे, वायरसेस से। किससे कर रहा है ये, वायरसेस से। इन अननेसेसरी फाइल, ऐसे फाइल्स होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, डिलीट हो गया रहते हैं, फिर भी उसमें स्टोर होते हैं, तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। बैकअप्स, डाटा को बैकअप करने में हेल्प करता है। जैसे डाटा हमें बैकअप चाहिए होता है, जैसे व्हाट्सएप में हमें बैकअप का ऑप्शन दिया रहता है कि बैकअप हम लोग कर लेते हैं, वो जाके हमारे ड्राइव में स्टोर हो जाता है। फिर फर्दर क्या होता है कि हम उसको लॉगिन दूसरे में लेते हैं, तो पूरा ड्राइव जो होता है ना, वापस वो डाटा को वापस दे देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वापस जो जितनी चीज़ें उसमें चैट्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस उसको हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि उसको हमें बैकअप करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ये क्या करता है कि साथ में हमारे सिस्टम्स का परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर वायरस अटैक नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा, क्योंकि कोई अटैक नहीं हो रहा है उस पर। फिर आता है हमारा, अब इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। पहला एंटीवायरस। एंटीवायरस सबको जानता है कि एंटीवायरस क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा कोई भी कंप्यूटर में वायरसेस इंटर ना कर पाए, और कोई मालवेयर्स इसमें इंटर ना कर पाए। अब मालवेयर्स क्या होते हैं, तो ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए, वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है, तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, या हमारे फाइल्स को डैमेज कर देते हैं, या फिर हमारे क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशंस होते हैं, या फिर हमारे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटाज होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, मतलब उसको चुरा लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये यही से इससे बचाता है, एंटीवायरस होता है। और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, फर्मवेयर्स और भी देखा जाएगा उसमें, अभी तो इसमें था नहीं, तो मैं उसमें ऐड नहीं किया हूँ। आपको थोड़ा-सा और इसमें एक्सप्लेन कर थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जितना आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा, फर्दर अब अभी तो आप 11th में, 12th में मास्टर्स करेंगे, मतलब कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करेंगे। तो मास्टर्स में जब आप जाते हैं, अच्छा बैचलर्स में ही आपको ये सब जितने हैं ना सॉफ्टवेयर, एक आपका जो है ना अ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तो इस टाइप का आपको एक मिल जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली क्या हो जाएगा, आपका एक बुक हो जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर पढ़े ना आपने, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर देखना, तो आर्किटेक्चर पे ही एक बुक है, मतलब उसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। वो पूरा एक मतलब सिलेबस है, मतलब वो कहा जाए तो एक सब्जेक्ट बन गया। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सब्जेक्ट है, और ये देखा जाए तो आपका बताया हूँ जो अभी
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो जितना ये टॉपिक्स है ना, तो सिर्फ यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है, बट ये अगर इसको वाकई में आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये सब मतलब सब्जेक्ट है, टॉपिक ना देखिए इसको। अगर आप इसमें पढ़ना चाहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं इसमें। मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का छोटा सा ये पार्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ छोटा सा पार्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझिए। और इतना ही है 11th में। और आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखेंगे कि इस पे आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट होता है कि इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, आप देख सकते हैं। फिर आता है, सब देखते हैं एंटीवायरस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हिल हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, ठीक है। फिर आ गया हमारा विंडोज डिफेंडर, तमाम हो गया। फिर आता है दूसरा, हमारे ये एंटीवायरस थे और सॉफ्टवेयर थे। ये हमारा डिस्क क्लीनर है। अब डिस्क क्लीनर अब क्लीनअप क्या काम करता है, तो ये काम करता है जो अननेसेसरी फाइल्स होते हैं हमारे डिस्क में, जो टेम्परेरी फाइल्स होते हैं, अननेसेसरी फाइल होते हैं, जो हमें नहीं यूज़ के लिए चाहिए, मतलब चाहिए ही नहीं, तो उसको क्या करता है, ये रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे कुछ डिफरेंस है, देखा जाए क्या है। उसके बाद हम लोग का है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स देखते हैं, पर्पस देखते हैं, जो हमारा सबसे पहले पर्पस देखते हैं कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होता है। तो ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। वैसे ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका क्या पर्पस होता है, तो पर्पस होता है कि परफॉर्म यूजर टास्क। तो यहाँ बता रहे जो यूजर की हेल्प करता है, उसका टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और जो हमारे सिस्टम का हेल्प करता है, मतलब सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिपेंडेंसी किस पे है इसकी, तो रन इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये किसी पे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे डिपेंडेंट है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। अगला आता है एग्जाम्पल के तौर पर देखा, विंडो, लिनक्स। लाइनक्स जो दोनों ये हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये जीयूआई बेस्ड पहले ही बता चुका हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है। ये हमारा है लिनक्स जो है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस वाला है, जो सीएलआई कहते हैं उसको। और ये देखिए, आप वर्ड चाहे एक्सेल किस पे रन करते हैं, आप विंडोज पे रन करते हैं या फिर आप लाइनक्स पे रन करते हैं। तो यही कहते हैं कि एप्लीकेशन है जो किस पे रन होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन होता है। फंक्शंस की बात करते हैं, तो मैनेज करता है, सिस्टम को मैनेज करता है, पूरी तरह से मैनेज का काम करता है। और ये करता है, सॉल्व करता है, यूजर के प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। फाइनली हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अभी तक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने समय पे, इतना लेंदी कहा जाए तो पहला चैप्टर था जो एकदम थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कहा जाए तो इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, और आप यहाँ तक बैठे है ना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। और कहा जाए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइक करें चाहे ना करें, सबसे पहली चीज़ आप बताइए, अगर आपको इसमें कोई भी कंटेंट में कमी दिखती है, कोई आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट, मैं मानता हूँ कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप बताइए कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, उसको इंप्रूव करूँगा। बस मैं रेडी हूँ अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। क्या आप रेडी हैं मुझे बताने के लिए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ मतलब मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप मुझे बताइए। और मैं पक्का है कि अगली बार जो नया, जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा, उसमें पक्का है कि मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, मतलब कंफर्म कहता हूँ, मैं इम्प्रूव कर लूँगा वो सारी चीज़ों को। बट आप मुझे बताइए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है। और थैंक्स, और फीडबैक पक्का दीजिए। फीडबैक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक मुझे चाहिए। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक कि ये गलत लगा, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, और कहाँ आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वहाँ बताइए मुझे, उसको इंप्रूव करूँगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इतना लंबा इसको खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी मेरा पहला ऐसा लेक्चर है, तो मैं इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। और जब तक रहेगा तब तक हमेशा इंप्रूवमेंट पूछूंगा कि कहाँ आपको चाहिए, कि इंप्रूवमेंट चाहिए। और अभी तो सिर्फ मैं अकेले इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन और भी चीज़ें अगर सही चला तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जो आपको नया नया मशीन लर्निंग तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बट ये है कि फर्स्ट लेक्चर है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस पे आएंगी, ठीक है। थैंक यू, है ना। चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।